Hello everyone, I am Neelam, founder of Poonam Academy. I am here to explain you chapter number 1 of History class 10, The Rise of Nationalism in Europe. मैं आपको एग्जाम के पर्पज से भी इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ और आप इसको बहुत अच्छे से डीपली समझें बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री. सो लेट्स बिगिन. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेशनलिज्म? As you all know, nationalism means, तो हम बोल सकते हैं देशभक्ति की भावना. पेट्रियोटिक फीलिंग इज कॉल्ड नेशनलिज्म. ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ की बात हो रही है? वी आर टॉकिंग अबाउट द नेशनलिज्म इन यूरोप. ओके, so in this part, in 1848, Frederick Soriot, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republic, as he called them. As we all know that ये जो आपको पिक्चर दिख रही है ये किसका है? द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. ठीक है, तो इसमें जो फ्रेडरिक सोरियो है ये कौन है? ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट, राइट? तो आपको ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है. और इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 4 प्रिंट्स निकाली थी, प्रिपेयर की थी, जिसमें इन्होंने एक ड्रीम विजुअलाइज किया था वर्ल्ड का, जो कि किससे बना हुआ है? डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक? एज ही कॉल्ड देम. ऐसा सच में नहीं था, लेकिन उन्होंने इस पिक्चर में डिपिक्ट किया है कि वो क्या सोच रहे हैं. वो ये सोच रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो क्या है? डेमोक्रेटिक है. ठीक है, क्योंकि अगर हम पहले की बात करें तो क्या रूल था? मोनार्की रूल था. मोनार्की मीन्स किंग रूल. ओके, तो इन केस ऑफ यूरोप यहाँ पे जो फर्स्ट उसमें दिया हुआ है, आपको फर्स्ट पेज पे जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है उसमें यही बताया है कि इन्होंने कितनी प्रिंट्स निकाली थी. 4 प्रिंट्स इन्होंने प्रिपेयर की थी, जिसमें इन्होंने ड्रीम रखा था कि सारा जो पूरा वर्ल्ड है वो कैसा होता जा रहा है? डेमोक्रेटिक होता जा रहा है. If I talk about the first print of the series shows the people of Europe and America. अब आप पिक में देख सकते हैं, आपकी बुक में भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में. मैं एनसीईआरटी से ही आपको पढ़ा रही हूँ, एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ. तो फर्स्ट प्रिंट में कौन से लोग हैं? पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका. मेन एंड वुमेन. मेन भी है, वुमेन भी है, सारे एज ग्रुप के, और सोशल क्लासेस भी है. और वो क्या कर रहे हैं? एक मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन. और किसको होमेज दे रहे हैं? किसको रेस्पेक्ट दे रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट. तो सब क्या खड़े हैं? एक लॉन्ग ट्रेन में खड़े हैं, लाइन लगा के खड़े हैं. और फर्स्ट जो प्रिंट है उसमें कौन है? द पीपल्स ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस. और वो लोग क्या कर रहे हैं? मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग. किसको होमेज दे रहे हैं? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जैसे जैसे वो पास होते जा रहे. एज यू वुड रिकॉल, आर्टिस्ट जो थे उस टाइम के, टाइम ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन. ठीक है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन 9th क्लास. तो यहाँ पे क्या किया गया है? लिबर्टी को पर्सोनिफाइड किया गया है. पर्सोनिफिकेशन मीन्स फीमेल फिगर, उनको फीमेल फिगर के रूप में देखा जा रहा है. ठीक है, दैट इज कॉल्ड द पर्सोनिफिकेशन. हियर यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ. अब यहाँ पे जो स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वहां पे क्या बताया जा रहा है कि यू कैन रिकॉग्नाइज द टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. वो क्या है? एक हाथ में तो उनके क्या है? टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. एनलाइटनमेंट मीन्स के जो पहले वाले लोग थे वो क्या करते थे? यथा राजा तथा प्रजा. ठीक है, जो किंग कहेगा वही हम करेंगे, क्योंकि मोनार्की था प्योरली. लेकिन यहाँ पे पर्सोनिफाई किया गया है लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर, और रिकॉग्नाइज किया गया है टॉर्च ऑफ एनलाइटनमेंट. जैसे जैसे लोगों को क्या आ रही है? नॉलेज आ रही है, जागरूकता आ रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है, वैसे वैसे वो. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस. सो एब्सोल्यूटिस्ट मीन्स क्या था? पहले क्या हुआ करता था? सिस्टम ऑफ रूल जिसमें that has no restraints on the power exercise. In history, the term refers to a form of monarchical government. ठीक है, किसके पास में थी सारी पावर्स? सारी पावर्स थी किंग के पास. ठीक है,
क्योंकि एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी। तो इन सॉर्यूज यूटोपियन विजन, यूटोपियन मीन्स एक विजन, ऐसा विजन सोसाइटी का जो कि सबके लिए क्या हो, दैट इज सो आइडियल दैट इट इज अनलाइकली टू एक्चुअली एग्जिस्ट। ठीक है, ऐसा विजन वो देख रहे थे जहां पे एक्चुअल में वो एग्जिस्ट नहीं करता था, क्योंकि क्या था, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन। ठीक है, लेकिन ये इन्होंने यहाँ पे अपने प्रिंट में इसको शो किया है, राइट। So the people of the world are grouped as distinct nation. अब जो यहाँ पे लॉन्ग ट्रेन में हमें जो मार्च करते हुए लोग दिख रहे हैं, they belong to the different nations. आइडेंटिफाइड, किससे आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो अपने फ्लैग से और नेशनल कॉस्ट्यूम से वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, जैसे जैसे प्रोसेशन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, किसको पास होते जा रहे हैं, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। ठीक है, फर्स्ट कौन लोग हैं, यूनाइटेड स्टेट्स, आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, जो ऑलरेडी नेशन स्टेट्स का जो कंसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है, वो पूरा कर चुके हैं। ठीक है, कौन है, बाय दिस टाइम ऑलरेडी नेशन स्टेट, फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर। ठीक है, और जस्ट इनके बाद में कौन आ रहा है, कौन से लोग आ रहे हैं, फ्रांस के लोग आ रहे हैं जो कि स्टैचू के पास में जस्ट पहुंचे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी पर्सोनिफिकेशन किया गया है, फ्रांस को शी लिखा है, शी इज फॉलोड बाय द पीपल ऑफ। अब फ्रांस के बाद में कौन लोग हैं, द पीपल ऑफ जर्मनी, जिन्होंने क्या पहना हुआ है, वियरिंग द ब्लैक रेड, क्या उन्होंने लिया हुआ है, ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग उन्होंने बियर किया हुआ है, राइट। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज, इंटरेस्टिंगली अगर हम देखें तो ये उस टाइम की बात है जब सोर्यू ने ये इमेज जब क्रिएट की थी, तो जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट एज अ यूनाइटेड नेशन। तो जर्मन पीपल क्या कर रहे थे, यूनाइटेड नेशन के तौर पे एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे जब ये इमेज क्रिएट की गई थी बाय द सोर्यू। द फ्लैग दे कैरी, जो फ्लैग उन्होंने कैरी किया है, ठीक है, इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप। लिबरल मतलब कि उनको क्या चाहिए, फ्रीडम चाहिए। फ्रीडम किससे, मोनार्कियल रूल से, राइट। लिबरल होप्स इन 1848, और वो क्या चाहते थे, टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपलिटीज, ओके, इनटू अ नेशन स्टेट अंडर अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। पहले क्या हुआ करता था, मोनार्की रूल चलता था, ठीक है, किंग रूल चलता था। अब उसमें क्या होता था कि कोई भी किंग आता था, बाउंड्रीज को शफल कर देता था, वो जो पार्ट होता था वो उसके उसमें चला जाता था। तो इसको हम बोल सकते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एक बाउंड्री डिसाइड नहीं थी कि ये फ्रांस ही है या फिर ये जर्मनी है। तो यहाँ पे क्या चाहते थे, जर्मनी के जो लोग थे वो क्या चाहते थे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन चाहते थे और नेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहते थे। फॉलोइंग द जर्मन पीपल, कौन से थे, जर्मन पीपल को कौन से लोग फॉलो कर रहे थे, आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया, किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। और जैसा कि हमको पिक्चर्स में दिख रहा है, फ्रॉम द हेवन अबव, जो क्राइस्ट है, जीसस क्राइस्ट एंड जो सेंट्स हैं, एंजल्स हैं, वो इस सीन को देख रहे हैं, वो उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, राइट। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी, फ्रेटर्निटी मतलब भाईचारा अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, so this chapter will deal with the issues, with many of the issues visualized by the सोर्यू। तो सोर्यू ने जो 4 प्रिंट्स जो प्रिपेयर किए हैं, जो इसमें विजुअलाइजेशन किया है, उसी के बेस पे ये पूरा चैप्टर है। अगर हम बात करें, ड्यूरिंग द नेशनलिज्म एमर्ज एज अ व्हाट, 19th सेंचुरी की अगर बात करें हम, तो नेशनलिज्म एमर्ज एज अ फोर्स, ठीक है, which brought about sweeping changes। लोग क्या चाह रहे थे कि पॉलिटिकल और मेंटल वर्ल्ड जो है यूरोप का, उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो गए थे, वो लाना चाह रहे थे। और जो एंड रिजल्ट था इन चेंजेस का, वो क्या था, एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। किसकी डिमांड आ रही थी, इन प्लेस ऑफ अ मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर ऑफ यूरोप। इसको आप अच्छे से समझेंगे कि क्या होता था, जैसे कुछ पार्ट अगर हम बात करें, लाइक 100% एरिया अगर एक किंग के पास में है, उसमें से दूसरा किंग आया, ठीक है, उसने वॉर लड़ी और 20% पार्ट उसके पास में चला गया, ठीक है। अब 80%, और वहां पे क्या था, अगर हम यूरोप की बात करें स्पेशली, तो लिंग्विस्टिक प्रॉब्लम थी, लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज हुआ करते थे। तो
जैसे ही मोनार्की रूल आता है तो पूरा पावर और पूरा कंट्रोल किसके पास में चला जाता है? किंग के पास में चला जाता है। तो एक जो फिक्स बाउंड्रीज होती है, जैसे इंडिया की फिक्स बाउंड्रीज हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फिक्स बाउंड्रीज नहीं थी, ठीक है। तो लोग क्या चाह रहे थे, किसके डिमांड कर रहे थे, वो क्या चेंजेस चाह रहे थे कि टू बिल्ड अ नेशन स्टेट, ठीक है, मल्टीनेशनल डायनेस्टिक नहीं होनी चाहिए, उसकी जगह पे एक नेशन स्टेट वो क्रिएट करना चाह रहे थे। The concept and the practices of a modern state in which a centralized power, sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe। क्योंकि लोग परेशान हो गए थे कि कभी किसी किंग के अंडर में वो आ जाते हैं, कभी किसी किंग के अंडर में वो आ जाते हैं। तो क्या था, वो क्या चाह रहे थे, एक मॉडर्न स्टेट क्रिएट करना चाह रहे थे जिसमें जो सेंट्रलाइज पावर होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उसमें क्लियरली डिफाइंड होगा कि ये टेरिटरी जो है ये इतना पार्ट फ्रांस कहलाएगा, ये इतना जो पार्ट है ये जर्मनी कहलाएगा। ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम से लोगों के मन में ये फीलिंग आ रही थी कि हमें नेशन स्टेट की क्रिएट करना है। लेकिन नेशन स्टेट क्या था, वो तो वन इन विच द मेजोरिटी जो सिटीजन है, नॉट ओनली इट्स रूलर, यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, किसको हाईलाइट किया गया है, सिटीजन, came to develop a sense of common identity, ठीक है। तो एक नेशन स्टेट क्या होगा, जिसमें कॉमन आइडेंटिटी क्रिएट हो, ठीक है, जहां पे जो मेजोरिटी हो किसकी हो, सिटीजन्स की हो, खाली रूलर्स की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अ सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी, और जो भी उन्होंने स्ट्रगल किया है, ठीक है, वो उसका रिस्पेक्ट करें, ठीक है। हिस्ट्री जो है शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट, ठीक है। तो दिस कॉमननेस जो थी did not exist from the time immemorial। तो ये जो इन्होंने स्ट्रगल किया है, ऐसा नहीं कि इन्होंने स्ट्रगल करना स्टार्ट किया, लड़ना स्टार्ट किया तो उनका नेशन स्टेट क्रिएट हो गया, नहीं, उसके पीछे भी एक लॉन्ग हिस्ट्री क्रिएट हुई हुई है, उसके पीछे भी टाइम गया है, ठीक है, टाइम गवाह है। तो इट वॉज फोर्स थ्रू द स्ट्रगल, क्या क्या हुआ है, स्ट्रगल किया है, कुछ लीडर्स ने एक्शंस लिए हैं, और कॉमन जो पीपल हैं उन्होंने पूरा क्या दिया है, साथ दिया है। This chapter will look at the diverse processes through which the nation state or nationalism came into being in the 19th century Europe. Okay? Now, chapter number 1, the French Revolution and the idea of the nation. So, the first clear expression of nationalism came with the French Revolution in 1789. As you have already studied in the class 9 French Revolution, so France, as you would remember, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। कौन था? Louis XVI, ठीक है, ये तो हमने पढ़ा था 9th क्लास में। The political and constitutional changes that came in the wake of French Revolution, जो political और constitutional जो changes हुए French Revolution के टाइम पे, ठीक है, उसमें क्या हुआ है, transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizens। हमने पहले ही ये पढ़ चुके हैं हम 9th क्लास में। तो आपने ये देखा था 9th क्लास में, आपने ये पढ़ा था कि बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया, स्पेशली जो राइज ऑफ मिडिल क्लास हमने पढ़ा था। तो यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए फ्रेंच रिवॉल्यूशन के टाइम पे। उसमें क्या हुआ, मोनार्की रूल हटके क्या हो गया, जो सोवरेन, ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी, मतलब जो पावर्स हैं वो किसके पास में ट्रांसफर हो गई, किंग से टू द बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। तो रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम दैट इट वाज द पीपल who would henceforth constitute the nation and shape its destiny। रिवॉल्यूशन क्या प्रोक्लेम कर रहा है यहाँ पे, कि वो लोग थे जिन्होंने स्ट्रगल किया और जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूट किया नेशन को और अपनी डेस्टिनी को शेप अप किया, अपनी डेस्टिनी तक वो पहुंचे। तो फ्रॉम द वेरी बिगनिंग जो फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने बहुत सारे मेजर्स और प्रैक्टिस इंट्रोड्यूस किए जिससे कि सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी बने, किसके बीच में, अमंग द फ्रेंच पीपल, क्योंकि सब लोग कैसे फॉलो करते थे, यथा राजा तथा प्रजा। तो अब यहाँ पे क्या उन्होंने आइडियाज स्प्रेड किए हैं, ना टू जस्ट क्रिएट द फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म, द आइडियाज ऑफ ला पैट्री, द फादरलैंड, ये आता है 1 मार्क में, ये आपको लर्न करना है। एंड ली सिटोइन द सिटीजन्स, एम्फसाइज द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी, ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, द फादरलैंड एंड द सिटीजन्स,
ठीक है, इसमें ये लोग क्या अपने आप को डिवोट कर रहे हैं, यूनाइटेड कम्युनिटी, जो कि क्या कर रहे हैं, इक्वल राइट्स उनको मिले हुए हैं अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। एक नया फ्रेंच फ्लैग, न्यू फ्रेंच फ्लैग डिजाइन, द ट्राई कलर वॉज चूजन, वो चूज किया गया टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड। पहले क्या था, किंग लुइस 16 रूल कर रहा था फ्रांस पे, तो उसका जो भी स्टैंडर्ड वो था, फ्लैग था, वो था जो उसकी रॉयल्टी शो कर रहा था। लेकिन अब क्या किया गया है, उसको चेंज किया गया है, और यहाँ पे क्या किया गया है कि एक ट्राई कलर जो है वो चूज किया गया है टू रिप्लेस द फॉर्मल रॉयल स्टैंडर्ड, राइट। सो द स्टेट जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द, अब इस स्टेट जनरल क्या था, हमने पहले पढ़ा था 3 स्टेट्स में डिवाइड था, फर्स्ट क्लर्जी, सेकंड नोबल्स एंड थर्ड कॉमन पब्लिक, राइट। तो यहाँ पे अब क्योंकि रिवॉल्यूशन हो चुका है, कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका है, और पावर्स ट्रांसफर हो चुकी है फ्रॉम द किंग टू द सिटीजन, तो जो स्टेट जनरल है वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स, और उसको वापस से रीनेम क्या किया गया, नेशनल असेंबली। न्यू हिम्स कंपोज की गई, ओथ्स ली गई कि हम अपने उसका रिस्पेक्ट करेंगे, एंड मेटियर्स कॉमेमोरेटेड, ऑल इन द नेम ऑफ नेशन। तो सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आ गया था उसकी जगह, और क्या फॉर्मुलेट किया गया था, यूनिफॉर्म मीन सेम लॉज फॉर ऑल द सिटीजन्स जो भी इस टेरिटरी में रह रहे हैं। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज और जो ड्यूज थे वो अबॉलिश कर दिए गए थे, और एक यूनिफॉर्म मीन सेम सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स को अडॉप्ट किया गया था। रीजनल डायलेक्ट्स को डिस्करेज किया गया था, और फ्रेंच जो थी इट वाज स्पोकन, ठीक है, लेकिन किस में लिखी जा रही थी, पेरिस जो थी वो कॉमन लैंग्वेज बन गई थी उस नेशन की, राइट। रिवॉल्यूशनरीज थे, उन्होंने फर्दर डिक्लेयर किया कि क्या है, दैट इट वाज द मिशन एंड डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन, कि क्या होना चाहिए कि लोगों को लिबरेट करना, क्या करना है, यूरोप के लोगों को। रिवॉल्यूशनरीज जो थे उन्होंने फर्दर क्या डिक्लेयर किया था कि ये जो मिशन है एंड जो डेस्टिनी है फ्रेंच नेशन की, उनको क्या करना है, लिबरेट करना है, लोगों को फ्रीडम दिलवानी ऑफ यूरोप फ्रॉम द डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म मतलब फ्रॉम द मोनार्की, फ्रॉम द किंग रूल, इन अदर वर्ड्स टू हेल्प द अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। दूसरे शब्दों में अगर हम बोलें इसको, कि दूसरे लोगों की क्या करना, हेल्प करना, ताकि वो भी क्या बन पाए, नेशन स्टेट बन पाए, राइट। व्हेन द न्यूज ऑफ द इवेंट्स इन फ्रांस रीच द डिफरेंट सिटीज ऑफ यूरोप, जैसे जैसे ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ, जो इवेंट्स हुए फ्रांस में, वो धीरे धीरे जो दूसरी जो सिटीज थी यूरोप की, वहां पे ये जो न्यूज स्प्रेड हुई, तो जो स्टूडेंट्स और जो दूसरे मेंबर्स थे, एजुकेटेड जो मिडिल क्लास थी, उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया, दे बिगेन सेटिंग अप ऑफ जैकोबिन क्लब, ठीक है। उनकी जो एक्टिविटीज थी, कैंपेन्स जो थे, वो क्या कर रहे थे, फ्रेंच आर्मीज के लिए वे प्रिपेयर कर रहे थे, जो कि कहाँ पे जा रही थी, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड एंड मच ऑफ द इटली इन 1790। तो विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्यूशनरी वॉर्स, जो फ्रेंच आर्मीज थी, उन्होंने क्या किया, नेशनलिज्म का जो आइडिया है उसको अब्रॉड भी कैरी किया, जैसे जैसे वो जहां पे भी वो जाते रहे, वैसे वैसे उस आइडिया को वो कैरी करते रहे, ठीक है, राइट। सो यहाँ पे मैप दिया गया है, यूरोप आफ्टर द कांग्रेस ऑफ वीना 1815। So with a wide swathe of territory that came under his control, अब यहाँ पे जैसा हमने 9th क्लास में पढ़ा था, नेपोलियन बोनापार्टे की एंट्री हुई और आपका वो चैप्टर खत्म हो गया था, बस आप वहीं से नेक्स्ट वॉल्यूम आप मान लीजिए वहां से यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो जब नेपोलियन आया, उसने क्या किया, वापस से मोनार्की को एस्टैब्लिश किया फ्रांस में, और नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मेनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड इन फ्रांस, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या किया, बहुत सारे चेंजेस किए जो कि वो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुका था फ्रांस में, और यहाँ पे क्या किया उसने, थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। तो अब ऑब्वियसली जब वापस से मोनार्की आ गया है यहाँ पे, तो जो डेमोक्रेटिक जो ट्रेडिशन है वो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डिमिनिश हो गया। बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड उसने बहुत सारे प्रिंसिपल्स, रिवॉल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इनकॉर्पोरेट किए, ताकि होल सिस्टम को वो क्या बना पाए, मोर रैशनल और एफिशिएंट बना पाए। तो उसने क्या इंट्रोड्यूस किया, द सिविल कोड ऑफ 1804। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये 3 मार्क्स में आपका आ सकता है। तो द सिविल कोड ऑफ 1804 किसने इंट्रोड्यूस किया था, नेपोलियन। इसको नेपोलियनिक कोड भी बोला जाता था, सिविल कोड भी बोला जाता है। इसमें सारी प्रिविलेजेस हटा दी गई, डिड अवे विद ऑल द प्रिविलेजेस, जो कि किसके बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे है।
क्या एस्टैब्लिश किया गया? इक्वालिटी बिफोर द लॉ। और क्या सिक्योर किया गया? राइट टू प्रॉपर्टी। ये जो कोड था ये उन रीजन्स में एक्सपोर्ट किया गया जो भी रीजन फ्रेंच कंट्रोल में थे। इन द डच रिपब्लिक, जैसे स्विट्जरलैंड की बात करें, इन इटली एंड जर्मनी, नेपोलियन ने क्या किया था? एडमिनिस्ट्रेटिव जो डिविजन्स थे उनको सिंप्लीफाई कर दिया था और फ्यूडल सिस्टम को हटा दिया था। ठीक है, जो पीजेंट्स थे उनको जो भी उनको वो ड्यूज देते थे उनको फ्री कर दिया था, मेमोरियल ड्यूज और जो भी वो रेंट देते थे, ठीक है, उनको फ्री कर दिया था। फ्यूडल सिस्टम आपको पता ही है कि अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो क्या होगा? जो भी ड्यूज अगर आप क्लियर नहीं करेंगे तो जो भी पीजेंट होते थे उनकी लैंड किंग ले लेता था, ठीक है, नोबल्स ले लेते थे। लेकिन यहाँ पे वो सारे सिस्टम नेपोलियन ने क्या कर दिए? हटा दिए। इन द टाउन टू गिल्ड जो रिस्ट्रिक्शन थी वो भी रिमूव कर दी गई। इसने क्या क्या किया? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी इम्प्रूव हुआ और पीजेंट, आर्टिजन और जो वर्कर्स थे और जो न्यू बिजनेसमैन जो थे, ठीक है, उनको नया फ्रीडम को एंजॉय करने लगे थे। बिजनेसमैन एंड स्मॉल स्केल जो प्रोड्यूसर थे गुड्स के, पर्टिकुलरली वो रियलाइज कर रहे थे कि अब क्या है? यूनिफॉर्म लॉज है, मीन्स सेम लॉज है, स्टैंडर्डाइज रेट्स और मेजर्स हैं, ठीक है, और एक कॉमन नेशनल करेंसी है जो कि फैसिलिटेट कर रही है किसको? मूवमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड कैपिटल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर। सो हाउएवर इन द एरियाज कॉन्कर्ड, जो रिएक्शन था लोकल पॉपुलेशन का टू द फ्रेंच, यहाँ पे हम देखेंगे जो लोगों का रिएक्शन था, है ना, लोकल पॉपुलेशन टू द फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। इनिशियली बहुत सारी प्लेसेस में जैसे हॉलैंड, स्विट्जरलैंड और एज वेल एज इन सर्टेन सिटीज जैसे ब्रुसेल्स, मेन्स, मिलान, वॉर्सो, जो फ्रेंच आर्मीज थी उनको कैसे वेलकम किया जा रहा था? एज द हार्बिंजर्स ऑफ लिबर्टी। बट द इनिशियल जो एंथुसियाज्म था वो धीरे धीरे क्या हुआ था? मतलब लोग बाग सोच रहे थे कि नेपोलियन आ गया है तो अभी सब सही हो गया है, लेकिन मिक्स रिस्पॉन्स था। लेटर ऑन इनिशियली जो एंथुसियाज्म था वो किस में कन्वर्ट हो गया? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मीन्स एंगर। तो एज इट बिकेम क्लियर कि जो न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट थे वो मतलब क्या चल रहे थे? साथ साथ नहीं चल रहे थे विद द पॉलिटिकल फ्रीडम। क्या हो गया था? नेगेटिव अगर एस्पेक्ट्स देखें, नेपोलियन ने कोड 1804 टैक्सेशन इंक्रीज कर दिया था, सेंसरशिप लगा दी थी। सेंसरशिप का मतलब होता है कि आप जो भी गवर्नमेंट है, जैसे नेपोलियन है, उसके अगेंस्ट आप कुछ भी पेपर में पब्लिश नहीं कर सकते, मीडिया में आप कुछ भी नहीं दे सकते, इसको बोलते हैं सेंसरशिप। यानी कि जो भी आपको देना है वो गवर्नमेंट की परमिशन से ही देना है। एंड फोर्स कॉन्स्क्रिप्शन इनटू द फ्रेंच आर्मीज, और लोगों को जबरन भर्ती करवाना किसमें? फ्रेंच आर्मीज में, रिक्वायर्ड टू कॉन्कर द रेस्ट ऑफ द यूरोप। क्योंकि नेपोलियन का ड्रीम था कि वो क्या कॉन्कर करना चाहता था? वो पूरा यूरोप को वो कॉन्कर करना चाहता था। ऑल सीम टू आउटवे द एडवांटेज ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस, राइट? चैप्टर नंबर 2, द मेकिंग ऑफ द नेशनलिज्म इन यूरोप। ओके, इफ यू लुक एट द मैप ऑफ मिड 18th century Europe, you will find that there were no nation state as we know them today. जैसा कि हम आज देख रहे हैं, अगर हम मिड 18th सेंचुरी का मैप देखें यूरोप का, तो आप ये पाएंगे कि कभी नेशन स्टेट उस टाइम पे हुआ ही नहीं करते थे, ठीक है, जिनको हम आज जानते हैं। As we know today as Germany, Italy and Switzerland क्या है? ये किसमें डिवाइडेड है? वह डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स। जैसे हमारे यहाँ पे कैसे है ना, जिला परिषद आपने सुना है, आपने डिस्ट्रिक्ट सुने हैं, फिर आपने जो ब्लॉक्स हैं वो अपन के यहाँ पे हैं। जैसे डिवीजन हमने कैसे कर रखा है पावर्स का लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में, वैसे ही इन्होंने यहाँ पे क्या क्रिएट कर रखा है। आज हम मतलब आज की डेट में अगर हम बात करें तो जर्मनी, इटली एंड स्विट्जरलैंड वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स, डचेस एंड कैंटन्स, जिसके जो रूलर्स थे, है ना, उस टाइम पे उनके पास में ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी। ऑटोनॉमस मतलब कि जैसे कोई किंग रूल कर रहा है तो अब किंग का बेटा आया, बेटे के बाद में उसका बेटा आया, जाने की ऑटोनॉमस रूल वो लोग करते जा रहे हैं, ऑटोनॉमस उनके पास में टेरिटरीज आती जा रही है, ठीक है, हेरिडिटिकल पोजीशंस वो लोग लेते जा रहे हैं, ठीक है। जो हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड आज के टाइम पे देखते हैं वो किस में बटा हुआ था? इनटू द किंगडम, ठीक है, अलग अलग किंगडम पे अलग अलग मतलब अलग अलग किंग का अलग अलग किंगडम बिल्ड किए हुए थे, डचेस थी, कैंटन्स थी, फिर उसके अंदर भी जो सब डिविजन्स करे हुए थे, जैसे हमारे यहाँ पे है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, देन फिर ब्लॉक्स, फिर टाउन्स एंड फिर विलेजेस। वैसा ही यहाँ पे कैसे डिवीजन किया गया है? किंगडम्स, डचेस, कैंटन्स एंड हुज रूलर्स। जैसे किंगडम बड़ा हो गया, फिर उससे जो छोटा एरिया कवर कर रहा है वो डचेस हो गया, देन फिर कैंटन्स, उनके पास में अपनी ऑटोनॉमस टेरिटरीज थी, राइट।
ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप किसके कंट्रोल में था, किसके अंडर में था? अंडर द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज विद इन द टेरिटरीज ऑफ विच लिव डाइवर्स पीपल। अब ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की जो पोजीशन है उस टाइम पे हम अगर बात करें तो वो बहुत क्रिटिकल थी। क्यों क्रिटिकल थी? क्योंकि वहां पे क्या थी, एक तो ऑटोक्रेटिक मोनार्की थी, ठीक है, विद इन द टेरिटरीज, जिसमें कौन लोग रह रहे थे? डाइवर्स पीपल रह रहे थे। डाइवर्स मतलब अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप्स वहां पे रह रहे थे, ठीक है। दे डिड नॉट सी देमसेल्फ एज शेयरिंग अ कलेक्टिव आइडेंटिटी। अब जब डाइवर्स ग्रुप वहां पे रह रहे हैं तो वहां पे वो लोग एक दूसरे को एज अ कलेक्टिव आइडेंटिटी नहीं देखते थे और उनका कोई कॉमन कल्चर नहीं था, क्योंकि वो डाइवर्स ग्रुप थे, राइट। ऑफन दे इवन स्पोक अलग अलग, जब अलग अलग ग्रुप के लोग हैं तो लैंग्वेज भी क्या होगी उनकी, अलग होगी, और वो अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप को, एथनिक ग्रुप को बिलोंग करते थे। जैसे अगर हम बात करें तो हैब्सबर्ग एम्पायर जो था, ठीक है, दैट रूल किससे रूल कर रहा था? ओवर द ऑस्ट्रिया हंगरी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे क्या है, वॉज अ पैचवर्क ऑफ मेनी डिफरेंट रीजन्स एंड पीपल, अलग अलग रीजन थे और अलग अलग ही लोग थे यहाँ पे। अब इसमें क्या इंक्लूडेड था? इट इंक्लूडेड द अल्पाइन रीजन्स, द ट्रॉयल, ऑस्ट्रिया एंड सुडेंटलैंड, एज वेल एज बोहेमिया, जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी, एरिस्टोक्रेसी हमने पहले ही पढ़ रखा है, नोबल क्लास, वो प्रीडोमिनेंटली कौन थी? जर्मन स्पीकिंग, ठीक है। तो इट इंक्लूडेड द इटालियन स्पीकिंग प्रोविंसेस ऑफ लोम्बार्डी, और यहाँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड और था? इटालियन स्पीकिंग जो प्रोविंसेस थे, लोम्बार्डी और वेनेशिया। इन हंगरी की अगर हम बात करें, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन क्या बोलती थी? मैगियर, ठीक है, मैगियर इज अ लैंग्वेज, वाइल दूसरी जो अदर हाफ थी वो क्या बोलती थी? वो वैरायटी ऑफ डायलेक्ट्स, ठीक है, अलग अलग लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, अलग अलग लैंग्वेज थी। अगर हम बात करें गैलिसिया की, जो एरिस्टोक्रेसी थी वो क्या बोलती थी? इसको पॉलिश, राइट, पॉलिश इज अगेन अ लैंग्वेज। बिसाइड्स दीज थ्री डोमिनेंट ग्रुप्स, वहां पे क्या रहते थे? देर ऑल्सो लिव्ड विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द एम्पायर अ मास सब्जेक्ट पीजेंट पीपल। अगर हम बात करें, इन तीन डोमिनेंट ग्रुप्स की हमने बात की यहाँ पे, लेकिन इनके अलावा यहाँ पे जो बाउंड्रीज थी एम्पायर की, वहां पे जो कॉमन पीपल थे, जिसमें कौन आ गए? पीजेंट्स, ठीक है, वो कौन थे? बोहेमियंस और स्लोवेक्स। कहाँ पे? नॉर्थ में, टू द नॉर्थ। स्लोवेनीज इन नाउ स्लोवेनीज इन कार्नोइला। क्रोट्स कहाँ पे थे? साउथ में। और रोमन्स कहाँ पे थे? टू द ईस्ट इन ट्रांसिल्वानिया, ठीक है। ये जो डिफरेंस, इतने सारे डिफरेंसेस थे, तो आप इसको कैसे लर्न करेंगे? आप जैसे नॉर्थ, साउथ, ओके, देन ईस्ट और वेस्ट, ऐसे करके आप पूरा डायरेक्शंस बना लें, और उन डायरेक्शंस में ये सारे जो नेम्स आपको दिए हुए हैं, कहाँ कहाँ पे कौन लोग एग्जिस्ट कर रहे थे, वो आप नेम्स नोट डाउन करके उसको आप लर्न करें। दिस इज अगेन अ मेमोरी टेक्निक विच आई एम शेयरिंग, ठीक है। इससे आपको बहुत अच्छे से लर्न होगा, रिटेन होगा, और आप कभी भूलेंगे नहीं, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेस थे, इससे पॉलिटिकल यूनिटी जो थी वो इजीली प्रमोट नहीं की जा सकती थी, क्योंकि देयर वर डाइवर्स ग्रुप लिविंग इन living in central part of the Europe. The only tie binding क्या था? These diverse groups together was a common allegiance to the emperor, ये था राजा तथा प्रजा, ठीक है। तो कॉमनली वो लोग किसके लिए वो थे कि कॉमन मतलब गैदरिंग जो होती थी इनकी, वो किसके लिए होती थी? जब किंग कॉल करता था, ठीक है। बाकी वैसे वो देखा जाए तो वो डाइवर्स ग्रुप थे, और यहाँ पे पॉलिटिकल यूनिटी बनना बहुत मुश्किल काम था। नाउ द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सोशली एंड पॉलिटिकली जो लैंडेड एरिस्टोक्रेसी था, यहाँ पे क्या था? डोमिनेंट क्लास था, ठीक है, ऑन द कॉन्टिनेंट। जो मेंबर्स थे इस क्लास के, वो कैसे यूनाइटेड थे? इन अ कॉमन वे ऑफ लाइफ दैट कट अक्रॉस द रीजनल डिविजन्स। उनके पास में स्टेट्स थे, कंट्री साइड में, और टाउन हाउसेस थे। वो क्या बोलते थे? दे स्पोक फ्रेंच फॉर द पर्पसेस ऑफ डिप्लोमेसी। फ्रेंच किसका और किसको रिप्रेजेंट करती है? फ्रेंच लैंग्वेज फॉर द पर्पस ऑफ डिप्लोमेसी एंड इन हाई सोसाइटी को रिप्रेजेंट करती है। उनकी जो फैमिलीज थी वो किससे कनेक्ट होती थी? ऑफन कनेक्टेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज। ये जो पावरफुल एरिस्टोक्रेसी था, हाउएवर न्यूमेरिकली क्या था? स्मॉल ग्रुप था, जैसा कि हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन में भी पढ़ा था। मेजोरिटी कौन फॉर्म कर रहा था? कॉमन पब्लिक। कॉमन पीपल में कौन थे? मेजोरिटी में पीजेंट्स, राइट। सो जो इधर भी अगर हम बात करें तो पावरफुल जो एरिस्टोक्रेसी की क्लास थी वो न्यूमेरिकली कौन थे? स्मॉल ग्रुप था। मेजोरिटी जो पॉपुलेशन थी वो किससे बनी हुई थी? मेड अप ऑफ पीजेंट्री, है ना। मेजोरिटी में कौन थे? पीजेंट्स।
अगर हम वेस्ट की बात करें तो बल्क ऑफ द लैंड जो है उसको वॉज फार्म्ड बाय द टेनेंट्स। ठीक है, टेनेंट्स कौन हुए? किराएदार, किराए पे ले रखी थी, स्मॉल ओनर्स थे। और ईस्टर्न और सेंट्रल यूरोप की बात करें तो जो पैटर्न था लैंड होल्डिंग का वो किससे कैरेक्टराइज्ड था? बाय द वास्ट एस्टेट्स व्हिच वर कल्टीवेटेड बाय द सर्व्स। ठीक है, इन वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल यूरोप जो ग्रोथ थी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की और ट्रेड की, ठीक है, meant the growth of towns। और उससे क्या हुआ? जैसी ग्रोथ हुई वैसे क्या हुआ? टाउन की ग्रोथ होने लगी और कमर्शियल क्लास एग्जिस्ट करने लगी। whose existence किसके ऊपर बेस्ड था? ऑन द प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। ठीक है, क्योंकि क्या हुआ है, वेस्टर्न एंड पार्ट्स ऑफ जो सेंट्रल यूरोप थे यहाँ पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ हुई है, राइज हुआ है। ठीक है, जिससे कमर्शियल क्लास सामने आई है, जिनका जो प्रोडक्शन था वो किस पे बेस्ड होता था? मार्केट बेस्ड पे वो लोग प्रोड्यूस करते थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में स्टार्ट हो गया था इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी एज यू ऑल नो, बट इन फ्रांस और एंड पार्ट्स ऑफ द जर्मन स्टेट्स वो कब हुआ था? इट अकर्ड ओनली ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, राइट। इन इट्स वेक नए सोशल ग्रुप्स होते वो आ गए थे सामने, वर्किंग क्लास पॉपुलेशन, मिडिल क्लास, क्योंकि मिडिल क्लास में कौन कौन आ गए? इंडस्ट्रियलिस्ट, बिजनेसमैन, प्रोफेशनल्स। इन सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की हम बात करें तो ये जो ग्रुप था ये बहुत स्मॉलर था नंबर में टिल द लेट 19th सेंचुरी। इट वॉज अमंग्स द एजुकेटेड लिबरल मिडिल क्लास जो थी वो क्या कर रही थी? आइडियाज को स्प्रेड कर रही थी। किसके लिए? आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी फॉलोइंग द अबॉलिशन। किसका अबॉलिशन होना चाहिए? अबॉलिशन मतलब खात्मा, किसका? of the aristocracy, privilege, gain popularity, right? ठीक है, अब हम आ जाते हैं what did liberal nationalism stand for? This paragraph is also important for the both point of view। 3 मार्क्स में आपके क्वेश्चन आ सकते हैं, इवन 1 मार्क का क्वेश्चन भी इससे बन सकता है। आइडियाज ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी, यूरोप जो था वो किसके क्लोज था? क्लोजली अलाइड टू द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म। What did liberal nationalists stand for? Ideas of national unity in early 19th century Europe were closely allied to the ideology of nationalism, liberalism। ठीक है, लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है? बेसिकली फ्रीडम। जैसे आगे दिया हुआ भी है, the term liberalism derived from the Latin root liber meaning free। For the new middle class, liberalism क्या स्टैंड करता है? stood for the freedom of for the individual। ठीक है, मिडिल क्लास लोग क्या डिमांड कर रहे थे? लिबरलिज्म का मतलब उनके लिए क्या था कि वो किसकी डिमांड कर रहे थे? फ्रीडम उनको मिलना चाहिए, फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल और इक्वालिटी, इक्वल राइट्स मिलने चाहिए, इक्वालिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। ठीक है, तो पॉलिटिकली क्या एम्फसाइज कर रहे थे? अब ये पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, फॉर द न्यू मिडिल क्लास। ठीक है, लिबरलिज्म जो था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था? पॉलिटिकली किस पे एम्फसाइज कर रहा था? कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट। बाय कंसेंट मींस बाय द डिस्कशन। सिंस द फ्रेंच रिवॉल्यूशन लिबरलिज्म हैड स्टूड फॉर द एंड ऑफ, अगर हम देखें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिबरलिज्म का मतलब क्या था? किसके लिए वो स्टूड कर रहा था? द एंड ऑफ ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मींस द एंड ऑफ द मोनार्की एंड द क्लर्जिकल प्रिविलेजेस। जैसे हमने देखा था फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट एंड थर्ड एस्टेट। तो फर्स्ट एस्टेट बिलोंग टू द क्लर्जी, second estate belong to the noble class, aristocratic class। ठीक है, third estate belong to the common people, that were the peasants, right? तो यहाँ पे वो क्या चाह रहे थे? फ्रेंच रिवॉल्यूशन क्यों हुआ था? क्योंकि जो टैक्सेस का बर्डन था वो किसके ऊपर था? थर्ड एस्टेट के पास में था। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब से स्टार्ट हुआ था तब से लिबरलिज्म का मतलब क्या था कि ऑटोक्रेसी को रिमूव कर दिया जाए और जो क्लर्जिकल प्रिविलेजेस हैं वो रिमूव की जाए, एंड किया जाए, उसका खत्म किया जाए और एक कॉन्स्टिट्यूशन और रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बनाई जाए थ्रू द पार्लियामेंट। रिप्रेजेंटेटिव मतलब आपको पता ही है कि जो इलेक्शंस होंगे, ठीक है, वोट के थ्रू गवर्नमेंट इलेक्टेड होगी। ठीक है, 19th सेंचुरी लिबरल्स जो थे वो किस पे स्ट्रेस कर रहे थे? इन वॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। ठीक है, हमने उसमें पढ़ा था रूसो। ठीक है, बहुत सारे जो फिलोसोफर्स थे वो इस पे फोकस कर रहे थे ऑन द राइट्स। ओके, yet equality before law did not necessarily stand for। लेकिन यहाँ पे equality before law का मतलब ये नहीं था कि necessarily stand for the universal suffrage। Suffrage means voting rights, suffrage means voting rights। ठीक है, universal means applicable for all। So you will recall that in revolutionary France, which marked the first political experiment in liberal democracy,
तो राइट टू वोट एंड टू गेट इलेक्टेड वॉज ग्रांटेड एक्सक्लूसिवली। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन थी, अगर हम फ्रांस की बात करें तो जो पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया गया, जब इसको डेमोक्रेटिक डिक्लेयर किया गया, तो यहाँ पे राइट टू वोट और टू गेट इलेक्टेड किसको दिया गया था, जिनके पास में प्रॉपर्टी है, ठीक है, एक्सक्लूसिवली टू द प्रॉपर्टी ओनिंग मैन। जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, मैन विदाउट प्रॉपर्टी एंड ऑल वुमेन, वुमेन को तो यहाँ पे एक्सक्लूड ही किया गया था फ्रॉम द पॉलिटिकल राइट्स। ये आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। ओनली मैन विद प्रॉपर्टी हैविंग राइट टू वोट, बट वुमेन को तो यहाँ पे वोटिंग राइट नहीं था, राइट, उनको एक्सक्लूड कर रखा था। ओनली फॉर अ ब्रीफ पीरियड अंडर द जेकोबियंस, मतलब कुछ टाइम के लिए, जब जेकोबियंस क्लब बनाया गया था उस टाइम का, जब वो रूल चल रहा था उनका, डिड ऑल अडल्ट मेल्स जो थे उनको सफरेज दिया गया था, जितने भी अडल्ट मेल्स थे उनको वोटिंग राइट दिया गया था। However, the Napoleonic Code went back to the limited suffrage। वापस से जब नेपोलियन आए तो नेपोलियन ने क्या किया, लिमिटेड सफरेज कर दिया था, ठीक है। और वुमेन को क्या कर दिया था, स्टेटस वुमेन का क्या कर दिया था यहाँ पे, माइनर का, कि वोटिंग राइट तो वुमेन को है ही नहीं, सब्जेक्ट टू द अथॉरिटी ऑफ फादर्स एंड हस्बैंड। अथॉरिटी किसके पास में है, या तो फादर के पास में या फिर हस्बैंड के पास में है, यहाँ पे वुमेन का कोई रोल नहीं। थ्रू द 19th century, even early 20th century, वुमेन और जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे वो अपोजिशन मूवमेंट चला रहे थे और क्या डिमांड कर रहे थे, एज अ सिटीजन ऑफ द कंट्री क्या रहता है कंट्री का रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब सारे सिटीजन इक्वल हैं तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। तो यहाँ पे जो नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे, तो थ्रू आउट द 19th century एंड द अर्ली 20th century हमने जैसा कि देखा कि जो वुमेन और नॉन प्रॉपर्टीड मैन थे उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन अपोज की थी टू डिमांड द इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, राइट। अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें, ठीक है, अगर हम इकोनॉमिक स्फेयर की बात करें तो लिबरलिज्म किसके लिए स्टूड कर रहा था, स्टूड फॉर द फ्रीडम ऑफ मार्केट्स। लोग क्या चाह रहे थे, क्या मिलना चाहिए उनको, फ्रीडम मिलना चाहिए, ठीक है। एंड द अबॉलिशन ऑफ द स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शन। तो स्टेट क्या होता था पहले, अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जा रहा है तो क्या होता था, वहां पे रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे उन्होंने, मूवमेंट फॉर द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, तो वो अबॉलिश किए गए। ड्यूरिंग द 19th century ये स्ट्रॉन्ग डिमांड थी किसकी, मिडिल क्लास की, एमर्जिंग मिडिल क्लास। लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century। नेपोलियंस की जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स थे हैड क्रिएटेड आउट ऑफ काउंटलेस स्मॉल प्रिंसिपलिटीज। इन्होंने क्या, नेपोलियन ने क्या किया था, 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन मतलब बनाया था, छोटी छोटी प्रिंसिपलिटीज को गैदर करके 39 स्टेट्स को उसने कॉन्फेडरेशन बनाया था, और जिसमें 39 ईच ऑफ दीज पोजेस इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर्स। जैसे एक मर्चेंट ट्रैवल कर रहा है इन 1833 फ्रॉम हैम्सबर्ग टू न्यूरेमबर्ग अपने गुड्स को सेल करने के लिए, तो उसको क्या करना पड़ेगा, 11 कस्टम बैरियर्स को पास करना पड़ेगा और कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। जब वो हर एक को पास करेगा तो उसको 5% क्या देनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी। तो ड्यूटीज जो थी वो वेट और मेजरमेंट जो थे, गुड्स वो लेके जा रहे हैं, वो कैरी करके जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग लेवी की जाती थी। एज ईच रीजन के अपने अपने वेट्स और मेजर्स थे। दिस इन्वॉल्व्स अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन रहता था। जैसे एग्जाम्पल इसमें दिया है, ये पूछा जा सकता है, द मेजर ऑफ क्लोथ फॉर एग्जाम्पल वॉज द एली, ठीक है, विच इन ईच रीजन स्टूड फॉर अ डिफरेंट, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो मेजर ऑफ क्लोथ, जैसे हम मीटर में मेजर करते हैं, यहाँ पे किस में मेजर कर रहे हैं, एली, ठीक है, जो हर रीजन में क्या होता था, अलग अलग लेंथ का होता था। एंड एली ऑफ टेक्सटाइल मटेरियल जो था वो बॉट इन फ्रैंकफर्ट और वुड गेट यू 54.7 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ, ठीक है। फ्रैंकफर्ट में ये था मेजर, वेट और मेजर्स अपना अपना अलग अलग था सब जगह पे। मेन्स में क्या था 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में क्या था 65.6 सेंटीमीटर, और फ्रीबर्ग में क्या था 53.5 सेंटीमीटर। तो ये जो कंडीशंस थी ये ऑब्स्टिकल्स थी टू द इकोनॉमिक एक्सचेंज और एक नई कमर्शियल क्लास का राइज हो पाए, ये एक ऑब्स्टिकल था। वो आर्ग्यूड फॉर द, तो वो क्या कर रहे थे, यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी जा रहे थे जहाँ पे मूवमेंट अनहिंडर्ड हो पाए, ठीक है, कुछ भी हिंड्रेंसेस नहीं होने चाहिए in the movement of goods, people and capital. In 1834 एक कस्टम यूनियन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आ सकता है आपका बोर्ड में, 1834 में एक कस्टम यूनियन बनाई गई जिसका नाम रखा गया जॉलिबेरियन, ठीक है। ये फॉर्म किया गया था, किसने फॉर्म किया था, क्रूशिया ने।
और बहुत सारे जर्मनी स्टेट्स ने इसको ज्वाइन किया था। अब यूनियन क्यों बनाया गया? दिस यूनियन अबॉलिश टैरिफ बैरियर्स, ठीक है, टैरिफ बैरियर्स वही टैक्सेशन बैरियर्स जो हमने अभी पढ़ा, कस्टम ड्यूटीज बैरियर्स, वो हटा दिए थे, ठीक है। और जो करेंसीज जो चल रही थी 30 करेंसीज थी, उसको किस पे लेके आ गए थे? 2 करेंसीज पे, ये जोलेवेरियन यूनियन। तो जो क्रिएशन था ऑफ अ नेटवर्क ऑफ रेलवेज फर्दर क्या हुआ, जब अभी क्या हुआ है यहाँ पे, अब हम देख रहे हैं कि जो नेटवर्क है रेलवेज का वो भी फर्दर एक्सपैंड हो रहा है। उससे फर्दर क्या हो रहा है, मोबिलिटी स्टिमुलेट हो रही है, लोग इधर से उधर ट्रैवल कर रहे हैं, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। तो ये भी एक रीजन था कि नेशन स्टेट का जो क्रिएशन हुआ है, ठीक है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है कि एक्सपेंशन होने से रेलवेज का लोग क्या कर रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहे हैं। तो अ वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द वाइडर नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट दैट टाइम। अब एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लोग मूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली इकोनॉमिक एक्सचेंज तो हो ही रहा है, साथ में वो अपने आइडियाज को भी क्या कर रहे हैं, वहां पे एक्सचेंज कर रहे हैं, एंड दिस लेड टू द नेशनलिज्म इन यूरोप। अब a new conservatism after 1815 following the defeat of Napoleon। अब यहाँ पे नेपोलियन का जो रोल है वो खत्म हो गया है, क्योंकि नेपोलियन की डिफीट हो गई है, वाटरलू जो था उसमें वो क्या हो गया, उसकी डिफीट हो गई है। तो यूरोपियन जो गवर्नमेंट्स हैं were driven by a spirit of conservatism। कंजर्वेटिव्स का मतलब क्या होता है, एक पॉलिटिकल फिलोसफी जो कि किस पे स्ट्रेस कर रहा है, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशन, जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन और कस्टम्स जो किसने किए थे, नेपोलियन ने जो चेंजेस किए थे, 39 स्टेट का एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, वो क्या चाह रहे थे, कंजर्वेटिव का मतलब एक क्विक चेंजेस हो जाने चाहिए, जो नेपोलियन ने किया उसमें चेंजेस किए जाने चाहिए, क्योंकि अब वापस से क्या हो गया है, नेपोलियन की डिफीट हो गई है, ठीक है। So conservatism believed that established traditional institutions of state and society like the monarchy, the church, social hierarchies और property and the family, इनको प्रिजर्व किया जाए, ठीक है, क्योंकि वापस से वही रूल आ गया है, अब नेपोलियन की डिफीट हो गई यहाँ पे। तो मोस्ट कंजर्वेटिव्स क्या चाह रहे थे, चेंजेस चाह रहे थे, डिड नॉट प्रपोज अ रिटर्न टू द सोसाइटी ऑफ प्री रिवॉल्यूशनरी डेज, रेदर वो रियलाइज कर रहे थे कि जो भी चेंजेस इनिशिएट किए हैं नेपोलियन ने, दैट मॉडर्नाइजेशन जो है इनफैक्ट वो क्या कर रहा है, स्ट्रेंथन कर रहा है ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को, जैसे कि मोनार्की। तो इट कुड मेक स्टेट पावर, क्या करना है उनको, स्टेट पावर को क्या करना है, मोर इफेक्टिव बनाना है, ठीक है, और स्ट्रॉन्ग बनाना है। अ मॉडर्न आर्मी, राइट, अ मॉडर्न आर्मी एंड एफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी होना चाहिए, डायनामिक इकोनॉमी होना चाहिए, और फ्यूडलिज्म का अबॉलिशन हो जाना चाहिए, फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम जो भी ड्यूज थे जो पीजेंट्स पे कर रहे थे, वो स्ट्रेंथन द ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज ऑफ यूरोप, क्योंकि वो प्री रिवॉल्यूशनरी डेज को अभी भूले नहीं थे, उनको पता था कि वापस से लोग क्या कर सकते हैं, फाइट कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, तो हम लोगों को थोड़ा सा अगर यहाँ पे फ्री कर दें तो क्या होगा, ऑटोक्रेटिक जो मोनार्कीज हैं फ्रेंच यूरोप में, वो ऑटोमेटिकली स्ट्रेंथन हो जाएंगे, ठीक है। तो उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए हम आगे देखते हैं। इन 1815 रिप्रेजेंटेटिव जो थे यूरोपियन पावर्स के, कौन कौन से थे, ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया, ऑस्ट्रिया, ये आता है, ये आपको लर्न करना है, BRTA, ओके, BRTA, या पार्ब भी आप लर्न कर सकते हैं, ये भी मेमोरी टेक्निक है, BRTA, who had collectively, इन्होंने क्या किया, डिफीट किया नेपोलियन को, मैट एट वीना, और ये कहाँ पे मिले, वीना में मिले, और इन्होंने सेटलमेंट ड्रॉ किया यूरोप के लिए। द कांग्रेस वॉज होस्टेड, कांग्रेस को कौन होस्ट करा था, बाय द ऑस्ट्रियन चांसलर, कौन था, ड्यूक मैटरनिच। जो डेलीगेट्स थे उन्होंने एक ट्रीटी बनाई, ड्यूक की, उसका नाम रखा ट्रीटी ऑफ वीना ऑफ 1815, ठीक है, जिसका ऑब्जेक्ट क्या था, ऑफ अनडूइंग मोस्ट ऑफ द चेंजेस जो कि यूरोप में हुए थे इन यूरोप ड्यूरिंग द नेपोलियनिक वॉर। बॉर्बन डायनेस्टी, हमको पता है लुइस 16 भी किसको बिलोंग करता था, बॉर्बन डायनेस्टी, जो कि वापस से द बॉर्बन डायनेस्टी जो कि डिपोज हो गई थी ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, अब वो वापस से नेपोलियन को डिफीट करने के बाद में वापस वॉज रीस्टोर्ड टू पावर, एंड फ्रांस ने अपनी जो भी टेरिटरीज थी वो लूज कर दी थी, वाई, इट हैज अनेक्स्ड अंडर द नेपोलियन, जब नेपोलियन की डिफीट हो गई तो सारी टेरिटरीज भी गई। A series of states were set up on the boundaries of France to prevent French expansion। बहुत सारे states को, मतलब सीरीज ऑफ स्टेट्स जो थे वो सेटअप किए गए बाउंड्रीज ऑफ फ्रांस, ठीक है, ताकि वापस से
फ्रेंच एक्सपेंशन ना हो फ्यूचर में। तो किंगडम ऑफ नीदरलैंड था, जैसे मैंने आपको मेमोरी टेक्निक पहले भी बताई है, आपको क्या करना है, डायरेक्शंस बनाने। अब हमको डायरेक्शन में क्या लिखना है, देखिए द किंगडम ऑफ नीदरलैंड, ठीक है, किंगडम ऑफ नीदरलैंड जो कि किसमें इंक्लूड था, बेल्जियम में। उसको कहाँ पे सेटअप किया गया, आप नॉट लिखेंगे ऊपर, तो आप लिखेंगे किंगडम ऑफ नीदरलैंड और ब्रैकेट में लिखेंगे बेल्जियम, इसको नॉट पे सेटअप किया गया। जेनोवा वॉज एडेड टू द पिडमोंट इन द साउथ, ठीक है, साउथ में आप क्या लिखेंगे, जेनोवा ब्रैकेट में पिडमोंट, और साउथ आपका डायरेक्शन आपने लिख ही लिया है। प्रूशिया वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज। अब वेस्ट डायरेक्शन पे आ जाइए, वहां पे लिखिए प्रूशिया, ठीक है। ऑस्ट्रिया जो था, तो अगर हम यहाँ पे हम साउथ तक हमने कर लिया। प्रूशिया जो था वॉज गिवन इंपॉर्टेंट न्यू टेरिटरीज, कहाँ पे दी गई है, वेस्टर्न फ्रंटियर, वाइल ऑस्ट्रिया को किसका कंट्रोल दिया गया है, नॉर्दर्न इटली। बट द जर्मन कॉन्फेडरेशन जो नेपोलियन ने सेटअप किया था उसको अनटच रखा गया, उसको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए गए। अब ईस्ट आ जाइए, ईस्ट वाले पार्ट पे जो आपने बनाया है, रशिया वॉज गिवन अ पार्ट ऑफ पोलैंड, रशिया लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पोलैंड, वाइल प्रूशिया वॉज गिवन अ पोर्शन ऑफ सैक्सनी, ठीक है। प्रूशिया को किसका पार्ट दिया गया, सैक्सनी। जो मेन इंटेंशन क्या था यहाँ पे, ताकि मोनार्कीज को वापस से रीस्टोर किया जाए जो कि नेपोलियन ने ओवरथ्रो कर दिया था, और एक नया कंजर्वेटिव ऑर्डर क्रिएट किया जाए यूरोप के लिए, राइट। कंजर्वेटिव रिजाइम जो थे वो सेटअप किए गए 1815 में, वो ऑटोक्रेटिक थे, दे डिड नॉट टॉलरेट, वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं करने वाले थे, एंड सॉट टू कर्ब द एक्टिविटीज दैट क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, ठीक है। और उन एक्टिविटीज को वो कर्ब आउट कर रहे थे जो कि क्वेश्चन कर रही थी इन ऑन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है। ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि यहाँ पे क्या है, मोनार्की है। मोस्ट ऑफ दैम क्या कर रहे थे, सेंसरशिप लगा दिया था। सेंसरशिप मैंने आपको पहले भी बताया है कि कंट्रोल कर लेते हैं वो, कि उनके पास में कंट्रोल रहता है कि न्यूज़पेपर में क्या आ रहा है, बुक्स में क्या आ रहा है, प्लेज में क्या आ रहा है, सॉन्ग्स में क्या आ रहा है, तो उसको वो सेंसर कर देते हैं, ठीक है। तो आप उनकी परमिशन के बिना कुछ भी न्यूज़पेपर में या मीडिया के थ्रू आप नहीं दे सकते। एंड रिफ्लेक्टेड द आइडियाज ऑफ लिबर्टी एंड फ्रीडम एसोसिएटेड विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। जो मेमोरी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स, जो डेमोक्रेटिक पैटर्न जो था, वो जो थे फ्रेंच पीपल वो भूले नहीं थे। जो मेमोरी थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन नॉनदलेस कंटिन्यू टू इंस्पायर लिबरल्स। तो वन ऑफ द मेजर जो इश्यूज थे वो किसने लिए, लिबरल नेशनलिस्ट ने, जो कि क्रिटिसाइज कर रहे थे न्यू कंजर्वेटिव ऑर्डर और क्या चाह रहे थे, फ्रीडम ऑफ प्रेस। नाउ द रिवॉल्यूशन ड्यूरिंग द इयर्स following 1815 to fear था repression का, drove many liberal nationalists underground, ठीक है। रिप्रेशन का उनको पता था कि अगर कोई भी जो नेशनलिस्ट हैं वो कोई भी एक्टिविटीज करेंगे तो उनको क्या किया जाएगा, रिप्रेस किया जाएगा, सप्रेस किया जाएगा। तो यहाँ पे वो लोग क्या हो गए, अंडरग्राउंड हो गए, और उन्होंने बहुत हिम्मत से काम लिया। दे बिल्ड सीक्रेट सोसाइटीज स्प्रैंग अप इन मेनी पार्ट्स ऑफ द यूरोपियन स्टेट्स, ठीक है, ताकि वो क्या कर सके, रिवॉल्यूशनरीज को ट्रेन कर सके और अपने आइडियाज को स्प्रेड कर सके। टू बी रिवॉल्यूशनरी एट दिस टाइम मेंट अ कमिटमेंट, ठीक है। कमिटमेंट किसके लिए, कि वो क्या करेंगे, अपोज करेंगे। किसको अपोज करेंगे, मोनार्कियल फॉर्म्स को, जो कि एस्टेब्लिश की गई है आफ्टर द वीना कांग्रेस, ठीक है, ट्रीटी ऑफ वीना जो है। और वो किसके लिए फाइट करेंगे, टू फाइट फॉर लिबर्टी एंड फ्रीडम। जितने भी रिवॉल्यूशनरीज थे, इन्होंने क्या किया, नेशन स्टेट को प्रायोरिटी दी कि वो एक नेसेसरी कंडीशन है ना। उनका जो स्ट्रगल वो कर रहे हैं, फ्रीडम के लिए वो स्ट्रगल कर रहे हैं, और वो क्या चाह रहे हैं, क्रिएशन ऑफ नेशन स्टेट। वन सच इंडिविजुअल जो था वो कौन था, इटालियन रिवॉल्यूशनरी गिउसेप्पे मैजिनी, वेरी इंपॉर्टेंट फिगर। इनका बॉर्न कहाँ हुआ था, he was born in Genoa in 1807, और वो सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर बने ऑफ द कार्बोनरी। कार्बोनरी एक एरिया है वहाँ का, ठीक है, उसका नाम है। एज यंग मैन ऑफ 24 इसको कहाँ भेज दिया गया था, एक्साइल, जेल में डाल दिया गया था इन 1831, क्योंकि इन्होंने क्या किया था, रिवॉल्यूशन अटेम्प्ट किया था लिंगुरिया में। और उन्होंने फिर ही सब्सिक्वेंटली फाउंडेड, उन्होंने क्या की, दो और मोर अंडरग्राउंड सोसाइटीज फाउंड की। क्या इसका नाम था, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1 मार्क में आ सकता है। यंग इटली इन मार्शलिस एंड देन यंग यूरोप इन बर्न। इनके मेंबर्स जो थे वो लाइक माइंडेड थे, यंग मैन थे, कहाँ से थे, पोलैंड, फ्रांस, इटली एंड जर्मन स्टेट। मैजिनी क्या बिलीव करते थे,
that God had intended the nation to be the natural unit of mankind. जो God ने जो nations बनाए हैं वो natural units हैं, ठीक है. उसमें क्या होना चाहिए, सबको फ्रीडम मिलनी चाहिए, सबको इक्वल राइट्स होने चाहिए. तो इटली could not continue to be a patchwork of small states. It had to be forged into a single unified republic within a wider alliance of nations. तो ये जो यूनिफिकेशन था could not be the basis of Italian liberty, right? Following his model, जो सीक्रेट सोसाइटीज थी वो जर्मनी में भी सेटअप की गई, फ्रांस में भी, स्विट्जरलैंड में भी एंड पोलैंड में. मैजिनीज relentless opposition to monarchy. मैजिनी क्या कर रहे थे, किसको अपोज कर रहे थे, मोनार्की को, और उनका विजन क्या था, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक फ्राइटन द कंजर्वेटिव. जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हैं, जो लीडर्स हैं, वो क्या करेंगे, कंजर्वेटिव्स को डराएंगे. मैटरनिस्ट डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ आवर सोशल ऑर्डर. किसको बोला है, कंजर्वेटिव्स को उन्होंने क्या बोला है, मोस्ट डेंजरस एनिमी. Now, chapter number 3, the age of revolution, 1830 से 1848 तक जितने भी revolutions में हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं. As conservative regimes tried to consolidate their power, जैसे जैसे conservative regimes क्या कर रहे थे, अपनी powers को consolidate करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो liberalism और nationalism की जो feelings थी वो क्या कर रहे थे, किससे associate थे, revolution से many region. लोग भूले नहीं थे democratic tradition को, ठीक है, और वो क्या चाह रहे थे, nation state build up करना चाह रहे थे, create करना चाह रहे थे, right? So, in many regions of the Europe, such as Italian and German states, कौन-कौन से थे, the provinces of Ottoman Empire, Ireland and Poland. यहाँ पे these revolutions कौन lead कर रहे थे, were led by the liberal nationalists belonging to the educated middle class elite. जिसमें कौन-कौन थे, प्रोफेसर थे, स्कूल टीचर्स थे, क्लर्क थे और मेंबर्स थे कमर्शियल मिडिल क्लास. ठीक है. फर्स्ट अपहीवल जो हुआ था फ्रांस में वो हुआ था जुलाई 1830. जो बॉर्बन किंग्स थे जो कि वापस से रिस्टोर हो गए थे पावर में ड्यूरिंग द कंजर्वेटिव रिएक्शन 1815 में हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ वीना, पर नाउ ओवरथ्रोन. अब किस इन्होंने ओवरथ्रो कर दिया है, किस इन्होंने किया है, बाय द लिबरल रिवॉल्यूशनरी. ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंस्टॉल की, इसके साथ में विद लुइस फिलिप एट इट्स हेड. When France sneezes, this is a very very important question. When France sneezes, Metternich once remarked, the rest of the Europe catches cold. क्योंकि यहाँ पे कैसे बताया गया है, फ्रांस में जब रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रेंच रिवॉल्यूशन जब हुआ, जब उसके इवेंट्स की जो न्यूज है वो स्प्रेड हुई, तो बाकी पार्ट्स में भी वो धीरे धीरे जो क्रांति थी वो आने लग गई थी. जैसे बोलते हैं ना छींका, तो हम बोलते हैं किसी ने छींका तो सामने वाले को भी जुकाम हो जाएगा, तो यहाँ पे उससे इसको लिंक किया गया है. जुलाई रेवोल्यूशन स्पार्क्ड एन अपराइजिंग इन द ब्रूसेल्स. इससे क्या हुआ, ब्रूसेल्स को ब्रेक डाउन किया गया फ्रॉम द यूनाइटेड Kingdom of Netherlands, right? An event that mobilized nationalist feelings among the educated elites across Europe. कौन से, was the Greek War of Independence. तो ग्रीस को क्या बोला जाता है, ग्रीस किसका पार्ट था, had been a part of Ottoman Empire कब, since the 15th century. जो ग्रोथ हो रही थी रिवॉल्यूशनरी नेशनलिज्म की यूरोप में, स्पार्क ऑफ अ स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, किसके अगेंस्ट अमंग्स्ट द, मतलब स्पार्क चल रहा था, है ना, आग लग रही थी ग्रीक्स के अंदर. आग मीन्स किसकी, देशभक्ति की, क्रांति की, इंडिपेंडेंस की, विच बिगैन इन 1821. नेशनलिस्ट जो थे ग्रीस में वो किसको सपोर्ट, उनको सपोर्ट कहाँ से मिल रहा था, दूसरे ग्रीक से जो कि जेल में रह रहे थे, और दूसरे पार्ट्स जो थे यूरोपियन थे, वेस्ट यूरोपियन, वो भी उनको सपोर्ट कर रहे थे, उनके लिए सिंपैथी थी. बिकॉज जैसे हमारे यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन और वो हुआ है, वैसे यहाँ पे ग्रीक सिविलाइजेशन था. ठीक है. तो ग्रीस को क्या माना जाता था, पोएट्स और आर्टिस्ट उसको क्या बोलते थे, ग्रीस एज अ क्रैडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन. बिकॉज वहाँ पे सिविलाइज होना लोग कैसे स्टार्ट हुए थे, थ्रू द ग्रीक सिविलाइजेशन, ग्रीक सिविलाइजेशन कहते. सपोर्ट यहाँ पे अब क्या थे, जो पोएट और आर्टिस्ट थे वो क्या मान रहे थे, ग्रीस को क्या कंसिडर करते थे, एज द क्रेडल ऑफ द यूरोपियन सिविलाइजेशन, और पब्लिक ओपिनियन को मोबिलाइज करते थे ताकि उनको स्ट्रगल के लिए सपोर्ट मिल पाए अगेंस्ट द मुस्लिम एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर. ठीक है. तो इंग्लिश पोएट थे लॉर्ड बायरन. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये 1 मार्क में आ सकता है. इन्होंने फंड्स ऑर्गेनाइज किए थे वॉर के लिए. लेटर वेंट टू फाइट इन द वॉर, लेकिन वो फीवर से उनकी डेथ हो गई. ठीक है. बट ही So finally, Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation.
We should learn this because this is very important. Okay, 1832 is the year, was the year. Now the romantic imagination and the national feeling. जैसे जैसे क्या होते जा रहे थे, डेवलपमेंट होते जा रहे थे, ठीक है. डेवलपमेंट ऑफ नेशनलिज्म डिड नॉट कम अबाउट ओनली थ्रू द वॉर्स एंड टेरिटोरियल एक्सपेंशन. कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है. खाली स्ट्रगल करने से, अवॉर्ड करने से ही, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने से ही नेशनलिज्म का डेवलपमेंट नहीं होता है. देशभक्ति की जो फीलिंग्स है वो डेवलप नहीं होती है. उसमें कल्चर भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन क्रिएटिंग द आइडिया ऑफ द नेशन. आर्ट, पोएट्री, म्यूजिक, स्टोरीज, इससे भी क्या करते थे लोग, हेल्प करते थे ये एक्सप्रेस करने के लिए, टू शेप द नेशनलिस्ट फीलिंग, ठीक है, ताकि लोगों में देशभक्ति की जो भावना है वो जागृत हो पाए. लेट अस लुक एट द रोमांटिसिज्म. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रोमांटिसिज्म में क्या था, एक कल्चरल मूवमेंट था जो कि डेवलप हुआ था फॉर अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनल, एक सेंटिमेंट को स्प्रेड करने के लिए एक मूवमेंट चलाया गया था जिसको बोला गया है रोमांटिसिज्म. रोमांटिक जो आर्टिस्ट थे, जो पोएट्स थे, वो जनरली क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे द ग्लोरिफिकेशन ऑफ विथ व्हाट रीजन एंड साइंस. ओके, एंड किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूजन्स एंड मिस्टिकल फीलिंग्स. उनका एफर्ट क्या था कि वो क्या शेयर कर रहे हैं, कलेक्टिव हेरिटेज, एक कॉमन कल्चरल पास्ट एज द बेसिस ऑफ अ नेशन. अदर जो रोमांटिक्स जो थे, सच एज जर्मन फिलोसोफर जो थे जॉन गॉटफ्रिड हर्डर, इन्होंने क्या क्लेम किया कि ट्रू जर्मन कल्चर जो है वो डिस्कवर्ड हो सकता है अमंग द कॉमन पीपल. यहाँ पे दास वर्क बोला गया है, कॉमन पीपल को ये आ सकता है 1 मार्क में आपका. इट वॉज टू द, कैसे आ सकता है, साइंस और रीजन से नहीं आ सकता है. किससे आ सकता है, देशभक्ति का. जैसे हम अपने इंडिया के केस में भी देखें तो बहुत सारे जो पेट्रियोटिक सॉन्ग्स हैं वो गाए जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे अंदर वो फीलिंग आने लग जाती है फॉर द नेशन. It was through folk songs, folk poetry, folk dances, जैसे ओपेरा, वहाँ पे म्यूजिक चलता था, अभी आगे बताया, that the true spirit of the nation, ठीक है, folk stage was popularized, ठीक है. तो collecting and recording these forms of folk culture ये essential था to the project of nation building, ठीक है. तो emphasis किस पे था, on the vernacular language. Vernacular means local language, ठीक है. जैसे अगर हम बात करें महाराष्ट्र में वर्नाक्युलर लैंग्वेज क्या हुई, मराठी, ठीक है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो वर्नाक्युलर लैंग्वेज मीन्स लोकल लैंग्वेज उस रीजन की. वॉज द कलेक्शन एंड द लोकल फोकलोर वॉज नॉट जस्ट टू रिकवर एन एंशिएंट नेशनल स्पिरिट, बट ऑल्सो वो क्या करना चाह रहे थे, टू कैरी द मॉडर्न नेशनलिस्ट मैसेज लार्ज ऑडियंस तक पहुंचे जो कि वो इलिटरेट. क्योंकि हमको पता है कि हम उस टाइम की बात कर रहे हैं तो बहुत सारे पीपल जो थे, mostly people were illiterate. So this was especially so in the case of, अगर हम पोलैंड की बात करें, which had been partition हो गया था at the end of the 18th century. किसने किया था partition? By the great powers Russia, Prussia and Austria. So even though Poland जो था no longer exist कर रहा था as an independent territory, national feelings जो थी वो वहाँ पे अभी भी जिंदा थी, alive थी through the music और language. करॉल कोरपन्स्की एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इन्होंने नेशनल स्ट्रगल को कैसे सेलिब्रेट किया है, थ्रू द ओपेराज एंड म्यूजिक, ठीक है. ओपेराज क्या होते हैं, आपने फॉरेन में कुछ आपने ऐसे सुना होगा, अलग से कोई म्यूजिक चलता है वहाँ पे, ठीक है. तो एक मूवी में भी दिया गया था, अपने इंडियन मूवी में भी था, शाहरुख खान की मूवी में, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा है. वहाँ पे ओपेराज एंड म्यूजिक और टर्निंग फोक डांसेस लाइक द, अपने नाम दिया है पोलोनेज एंड मजूरका. इसको नेशनल सिंबल्स में ये लोग क्या कर रहे थे, कैटेगराइज कर रहे थे, ठीक है. लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी किसको डेवलप करने के लिए, नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को डेवलप करने के लिए. आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन जो पॉलिश लैंग्वेज थी वो फोर्स आउट की गई. आपका इंग्लिश में चैप्टर भी है फोर्स आउट ऑफ द. नाउ लैंग्वेज भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी in developing the nationalist sentiments after Russian occupation. जो Polish language थी was forced out of the schools और Russian language को हर जगह पे impose कर दिया गया. 1831 एक armed rebellion हुआ था against the Russian rule took place, जो कि ultimately crushed down कर दिया गया था. Following this, many members जो थे, clergy जो थे in Poland में, उन्होंने language को as a weapon use किया for national resistance. Polish was used for church gatherings, all religious instructions जो होते थे वो कौन से लैंग्वेज में होते थे, पॉलिश में.
एज अ रिजल्ट लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट और जो बिशप्स जो थे उनको जेल में डाल दिया गया और फिर साइबेरिया भेज दिया गया बाय द रशियन अथॉरिटीज पनिशमेंट के तौर पे फॉर द रिफ्यूजल टू प्रीच इन रशियन। यूज ऑफ कॉलेज जो थी केम टू बी सीन एज अ, क्योंकि लैंग्वेज को हम हल्का नहीं ले सकते, यहाँ पे लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है टू डेवलप द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट। तो यूज ऑफ कॉलेज केम टू बी सीन एज अ symbol of struggle against the Russian government, right? Now, hunger, hardship, and popular revolt. The 1830s were years of great hardship in Europe. ठीक है, ये हमने पहले भी कहीं पढ़ा है या फिर आप शायद 9th में भी हमारा ये टॉपिक था आई थिंक। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, इसमें इनॉर्मस इंक्रीज हुआ, पॉपुलेशन जो थी ऑल ओवर द यूरोप उसमें सडन स्पाइक आया था। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर नो मोर सीकर्स ऑफ जॉब। अब पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई है लेकिन जॉब्स नहीं थी, ठीक है, सीकर्स ऑफ जॉब एंड एम्प्लॉयमेंट। पॉपुलेशन जो थी रूरल एरिया से वो कहाँ माइग्रेट हो रही थी, सिटीज में, और ओवर क्राउडेड स्लम्स में वो रह रही थी। स्मॉल जो प्रोड्यूसर्स थे टाउन्स में वो भी स्ट्रिक्ट कॉम्पिटिशन फेस कर रहे थे, क्योंकि क्या आ रहा था, इम्पोर्ट्स हो रहे थे, चीप मशीन मेड गुड्स आ रहे थे इंग्लैंड से, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन जो था वो एडवांस था, हमें पता है इंग्लैंड में, देन ऑन द कॉन्टिनेंट। तो दिस वॉज स्पेशली सो इन द केस, अगर हम बात करें टेक्सटाइल प्रोडक्शन का, जो कि मेनली घर में हुआ करता था इसका प्रोडक्शन, और स्मॉल वर्कशॉप हुआ करती थी और कुछ उसमें ही मैकेनाइज थी, ठीक है, पार्टली मैकेनाइज। इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप जहाँ पे एरिस्टोक्रेसी जो थी वो स्टिल एंजॉय कर रही थी पावर, पीजेंट्स क्या कर रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे, किसके अंडर में, अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशन। प्राइजेस जो थे फूड के वो राइज हो गए थे क्योंकि बेड हार्वेस्ट हुआ था। इससे क्या हुआ था, लेड टू द वाइड स्प्रेड पॉपुलिज्म इन टाउन एंड कंट्री। पॉवर्टी बहुत ज्यादा स्प्रेड हो गई, ठीक है, पॉपुलिज्म मीन्स पॉवर्टी। जो ईयर थे 1848 के वो एक ईयर था जिसमें फूड शॉर्टेज जो थी वो बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट हो गया था थ्रू द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस। जो पेरिस की जो पॉपुलेशन थी वो रोड्स पे आ गई थी, बैरिकेड्स को इरेक्ट कर दिया गया था, लुइस फिलिप को फोर्स किया जा रहा था कि भैया आप भाग जाओ क्योंकि आप हमारे लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हो। नेशनल असेंबली प्रोक्लेम अ रिपब्लिक, ठीक है, ग्रांटेड, इन्होंने क्या सफरेज ग्रांटेड सफरेज टू द अडल्ट में, ठीक है, यहाँ पे वोटिंग राइट्स मिले हैं किसको, अबव 21 एज, और गारंटेड राइट मिला है वर्क का, अगर अकॉर्डिंग टू द नेशनल असेंबली जब प्रोक्लेम किया गया। नेशनल वर्कशॉप प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, फॉर द एम्प्लॉयमेंट वर सेटअप, वो सेटअप की गई। अर्लियर इन 1845 जो वीवर्स थे सिलेसिया के, उन्होंने रिपोर्ट किया, किसके अगेंस्ट किया, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट किया जो कि सप्लाई कर रहे थे रॉ मटेरियल और उनको ऑर्डर देते थे फॉर द फिनिश टेक्सटाइल्स, ठीक है, रॉ मटेरियल उनको दे देते और वो फिर वापस से उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके उनको दे देते थे, और उन्होंने ड्रास्टिकली कॉन्ट्रैक्टर्स ने उनका जो पेमेंट था उसको रिड्यूस किया। The journalist Wilhelm Post described the event in Silsia, ये आप पढ़ लेना। On 4th June at 2 PM, large crowd of weavers जो थे वो अपने घरों से निकले और पेरिस की तरफ मार्च किया उन्होंने। जो बड़े बड़े मैंशंस बने हुए थे कॉन्ट्रैक्टर्स के, उनको उनके क्या डिमांड रखी, वो क्यों गए वहाँ पे, तो डिमांड फॉर द हायर वेजेस। They were treated with scorn and threats, धमकियां जो देते हैं ना हम, वो उनको दिया गया अल्टरनेटिवली। एंड फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वे इनटू द हाउस, और ये मतलब धमकियां कौन सुने, ठीक है, तो वो क्या कर गए, उनके घरों में घुसे और उनकी जो एलिगेंट विंडो पेन, फर्नीचर और पोर्सलेन, अनदर ग्रुप जो था वो स्टोर हाउस में घुसा और प्लंडर, लूट मचा ली वहां पे। अब द सप्लाईज ऑफ क्लोथ वेयर दे टोल्ड टू द कॉन्ट्रैक्टर्स फ्लेड with his family to a neighboring village, okay? जैसा हमने पढ़ा कि वो उनके घरों में घुसे, स्टोर हाउस में घुसे, वहाँ पे लूट किया, है ना, plunder it of supplies and clothes which they told to states। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर जो थे with his family वो कहाँ पे चले गए, to a neighboring village, ये सब देखते हुए, because सिचुएशन क्या हो रही थी, खराब हो रही थी। So however refused to shelter such a person, ठीक है, नेबरिंग विलेज में गए लेकिन लोगों ने उन्हें शेल्टर देने से मना कर दिया। देन ही रिटर्न 24 आवर्स लेटर हैविंग री-क्वेश्चन द आर्मी, किसकी हेल्प ली उन्होंने, री-क्वेश्चन किसको किया, आर्मी को। 24 आवर्स बाद वो रिटर्न हुए, ठीक है। इन द एक्सचेंज दैट फॉलोड 11 वीवर्स वर शॉट, और एक्सचेंज में क्या हुआ है, यहाँ पे 11 जो वीवर्स थे उनको शूट किया गया, उनको मारा गया, ठीक है। तो ये टॉपिक था हंगर, हार्डशिप एंड रिवोल्ट, और ये आपका 3 मार्क्स में
क्वेश्चन आ सकता है। तो आप इस पे 3 पॉइंट्स जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो आप इसमें एग्जाम में लिखेंगे, राइट। 1848, the revolution of the liberals. Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries, in the year 1848, a revolution led by the educated middle classes was underway. तो अभी हम देखें कि रिवोल्ट्स किसके चल रहे थे, पैरेलल टू द रिवोल्ट्स ऑफ द पुअर, है ना। पैरेलली अनएम्प्लॉयड और जो स्टार्विंग पीजेंट्स और वर्कर्स थे बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज में। किसकी बात कर रहे हैं हम, कौन सी ईयर की बात कर रहे हैं, 1848। जो रिवॉल्यूशन था उसको कौन लीड कर रहा था, एजुकेटेड मिडिल क्लास, ठीक है। जो इवेंट्स थे फरवरी 1848 के इन फ्रांस में, इससे क्या हुआ है, हैड ब्रॉट अबाउट द एब्डिकेशन ऑफ द मोनार्क। एब्डिकेशन ऑफ मोनार्क मतलब मोनार्की का खात्मा होना, ठीक है, मोनार्की रूल खत्म होना। एंड अ रिपब्लिक बेस्ड ऑन, किससे बनाया गया, यूनिवर्सल मेल सफरेज। अगेन यहाँ पे यूनिवर्सल मेल सफरेज यूज किया गया है, तो यहाँ पे वोटिंग राइट्स दिए गए हैं ओनली टू द मेल्स, राइट। इन अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप वेयर इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट्स डिड नॉट येट एग्जिस्ट। अगर हम दूसरे पार्ट्स की बात करें यूरोप में, यूरोप की, तो वहां पे इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट एग्जिस्ट अभी भी नहीं कर रहे थे। कहाँ पे नहीं कर रहे थे, सच एज जर्मनी, इटली, पोलैंड, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर। मैन एंड वुमेन जो थे लिबरल मिडिल क्लास के, वो अपनी डिमांड्स को कंबाइन करते हुए रख रहे थे, किसके लिए, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद द नेशनल। एक तो कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए और नेशनल यूनिफिकेशन होना चाहिए, जाने की क्या चाहते थे वो, they wanted to create nation state, okay, with the constitution. So they took the advantage of the growing popular unrest. तो इसका उन्होंने एडवांटेज उठाया कि एक तरफ तो क्या चल रहा है, रिवोल्ट चल रहे हैं पुअर के, और दूसरी तरफ जो एजुकेटेड मिडिल क्लास है वो भी क्या कर रहे हैं, रिवोल्ट कर रहे हैं। तो इसका एडवांटेज लेते हुए, है ना, तो उन्होंने अपनी डिमांड्स को पुश किया। किसके लिए किया, फॉर द क्रिएशन ऑफ अ नेशन स्टेट on parliamentary principles of constitution, freedom of the press and freedom of association, ठीक है। नेशन स्टेट किसके बेस पे होना चाहिए, दो प्रिंसिपल्स के बेस पे होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन किसके बेस पे होना चाहिए, नेशन स्टेट किसके बेस पे, पार्लियामेंट्री प्रिंसिपल्स, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए जिसमें क्या मिलना चाहिए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। फ्रीडम ऑफ प्रेस मतलब आप अपने व्यूज जो भी है कोई भी, उसको आप मीडिया तक पब्लिश कर सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। जैसे पहले ये लोग क्या लगा देते थे, मोनार्की जब था तो सेंसरशिप लगा दी जाती थी। तो उन्होंने दो डिमांड्स रखी कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या इंक्लूड किया जाए, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन। अगर हम जर्मन रीजन्स की बात करें तो लार्ज नंबर ऑफ जो पॉलिटिकल एसोसिएशन थी, उनके जो मेंबर्स थे वो कौन थे, मिडिल क्लास प्रोफेशनल। मिडिल क्लास में कौन कौन आ गए, बिजनेसमैन आ गए, प्रॉस्परस आर्टिजन्स आ गए, ठीक है। केम टुगेदर इन द सिटी, कहाँ पे आई है, कहाँ पे इन्होंने मीटिंग करी, फ्रैंकफर्ट, और डिसाइड किया कि क्या होगी, वोटिंग होगी फॉर एन ऑल जर्मन नेशनल असेंबली। तो ऑन अगेन यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, 18th May 1848 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स कहाँ पे मार्च हुए, कहाँ पे इन्होंने जाके फेस्टिव प्रोसेशन में गए, वो लोग पार्टिसिपेट किया उन्होंने, टू टेक देयर प्लेसेस, ताकि वो क्या कर सकते हैं, ओथ लेते हैं ना हम, जब भी किसी का अपॉइंटमेंट होता है किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को जैसे बोलते हैं ना शपथ, ओथ सेरेमनी जिसको हम बोलते हैं, वो फेस्टिव प्रोसेशन था उनके लिए। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन कहाँ पे हुई थी, इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया, किसके लिए, जर्मन नेशन के लिए। और तो हेड कौन कर रहा था, हेड कौन था, हेडेड बाय अ मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। जब डिप्यूटीज जो थे उन्होंने ऑफर्ड किया, किसको, क्राउन ऑफर्ड किया ऑन दीज टर्म्स कि भाई आप कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, ठीक है। मोनार्की तो है, मतलब राजा का हम रेस्पेक्ट तो कर रहे हैं, किंग का हम रेस्पेक्ट तो कर रहे हैं, लेकिन किंग भी किसके अकॉर्डिंग वर्क करेगा, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो जब डेप्यूटीज ऑफर्ड द क्राउन ऑन दीज टर्म्स, किसको ऑफर किया, टू द फ्रेडरिक विल्हेम फोर्थ, ये आ सकता है 1 मार्क में, किंग ऑफ प्रूशिया। लेकिन उसने इसको रिजेक्ट कर दिया इस प्रपोजल को, और उसने दूसरे मोनार्क्स को ज्वाइन कर लिया इलेक्टेड असेंबली को अपोज करते हुए, राइट। वाइल द अपोजिशन ऑफ द अरिस्टोक्रेसी और जो मिलिट्री था, अपोजिशन आ रहा था रेगुलर वहां से, क्योंकि ये 831 इलेक्टेड मेंबर्स कहाँ से थे, मिडिल क्लास से थे, जैसा कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं, ठीक है। इन्होंने एडवांटेज लेके और मोनार्की को ओवरथ्रो किया, ठीक है। तो
यहाँ पे कौन वो कर रहा है, अपोजिशन कौन कर रहा है, अपोजिशन किसकी साइड से आ रही है, अरिस्टोक्रेसी और मिलिट्री का जो अपोजिशन था वो बहुत स्ट्रॉन्गर था, तो जो सोशल बेसिस था पार्लियामेंट का वो धीरे धीरे कहीं होता हुआ, इरोड होता हुआ नजर आ रहा था। जो द पार्लियामेंट वाज डोमिनेटेड, क्योंकि पार्लियामेंट में कौन थे, अभी अभी मैंने आपको बताया, बाय द मिडिल क्लासेस हु रेजिस्टेड, जिन्होंने किसकी डिमांड को रेजिस्ट कर दिया था, डिमांड्स ऑफ वर्कर्स एंड आर्टिजन, एंड कॉन्सिक्वेंटली उन्होंने क्या कर दिया, जो सपोर्ट था वो लूज कर दिया। इन द एंड क्या हुआ, ट्रूप्स को बुलाया गया, असेंबली को फोर्सफुली डिसबैंड किया गया, ठीक है, द असेंबली फोर्स टू डिसबैंड, राइट। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग, जो इशू था आपके पॉलिटिकल राइट्स किसको दिए जाए, वुमेन, ये अभी भी कंट्रोवर्सी में था, वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। लिबरल मूवमेंट जो चल रहा था, लिबरल मीन्स फ्रीडम मूवमेंट जो चल रहा था, उसके अंदर इसको इंक्लूड किया गया, इन विच लार्ज नंबर ऑफ वुमेन ने पार्टिसिपेट किया है एक्टिवली ओवर द ईयर्स। वुमेन ने क्या किया, अपनी ओन पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनाई, ठीक है, अपने न्यूज़पेपर्स में अपने वो दिए आर्टिकल्स, एंड टेकन पार्ट इन द पॉलिटिकल मीटिंग्स और डेमोन्स्ट्रेशंस में भी उन्होंने पार्टिसिपेट किया। डिस्पाइट दिस, इतना सब करने के बाद भी क्या है, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, दे डिनाइड सफ्रेज राइट, फिर भी उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले ड्यूरिंग द असेंबली ऑफ द ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। व्हेन द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेन्ड इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल, वुमेन जो थी वो एडमिटेड ओनली एज ऑब्जर्वर्स। जब ये हमने अभी पढ़ा है कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो ओथ सेरेमनी के लिए 831 रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे, उसमें वुमेन नहीं थी। वुमेन को कब एडमिट किया जाएगा, मींस कब अलाउ किया जाएगा वहां पे, एज एन ऑब्जर्वर्स, ठीक है, विजिटर्स की जो गैलरी होती है, एज एन ऑब्जर्वर्स वुमेन वो ओथ सेरेमनी देख सकती है, राइट। दो कंजर्वेटिव फोर्सेस वर एबल टू सप्रेस लिबरल मूवमेंट इन 1848, हमने ये पहले ही पढ़ा है कि कंजर्वेटिव्स था, कंजर्वेटिव्स हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, कंजर्वेटिव फोर्सेस ने सप्रेस करने का कोशिश किया लिबरल मूवमेंट्स को इन 1848, और दे कुड नॉट रीस्टोर, लेकिन वो जो ओल्ड ऑर्डर था उसको वापस से रीस्टोर नहीं कर पाए। मोनार्क को जो बिगिनिंग में ये रियलाइज हुआ कि जो साइकिल है रिवॉल्यूशन का और रिप्रेशन का, वो तभी एंड होगा जब क्या दिया जाएगा, कंसेशंस दिया जाएगा। किसको दिए जाएंगे कंसेशंस, टू द लिबरल नेशनलिस्ट रिवॉल्यूशनरी, राइट। Hence, in the years after 1848, जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी ऑफ सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप, जहाँ पे केस बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, क्योंकि यहाँ पे डाइवर्स ग्रुप्स यहाँ पे रहते थे और डाइवर्स की लिंग्विस्टिक ग्रुप्स यहाँ पे थे, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी बहुत कम थी, ठीक है, यूनाइटेड होने की। तो उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया कि उनको रियलाइज हुआ कि अगर हम लोगों को फ्रीडम नहीं देंगे तो ये रिवॉल्यूशंस की जो चेन है वो चलती रहेगी, राइट। तो उन्होंने क्या किया, आफ्टर 1848 जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज है सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने कुछ चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए, कुछ उन्होंने क्या किया, कुछ रिलैक्सेशन देना स्टार्ट कर दिए, जैसा कि हमने पढ़ा कि 1848 में जो ऑटोक्रेटिक मोनार्कीज थी सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोप की, उन्होंने क्या करना स्टार्ट किया, बिगैन टू इंट्रोड्यूस द चेंजेस दैट हैड ऑलरेडी टेकन प्लेस इन वेस्टर्न यूरोप, जो कि ऑलरेडी कहाँ पे हो चुका था, वेस्टर्न यूरोप में। कब हो चुका था, बिफोर 1850। तो द सर्वडॉम एंड द बॉन्डेड लेबर वर अबॉलिश्ड, ठीक है, सर्वडॉम यानी कि जो भी उन्होंने जो भी क्राइटेरिया फिक्स कर रखा था टैक्सेस का एंड और बॉन्डेड लेबर जो था, वो जो रूल था उसको हटा दिया गया था। कहाँ पे, बोथ इन द हैब्सबर्ग डोमिनियंस और रशिया में, ठीक है। तो हैब्सबर्ग रूलर्स जो थे उन्होंने मोर ऑटोनॉमी मींस मोर फ्रीडम देना स्टार्ट कर दिया था, किसको, हंगेरियंस को, इन 1867। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड इंपॉर्टेंट सब चैप्टर ऑफ चैप्टर नंबर 1, नेशनलिज्म इन यूरोप। सो लेट्स स्टार्ट द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। ये आपका 99.9% एग्जाम में आता है, तो ये आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और ध्यान से इसको लर्न करेंगे। मैं एक टेक्निक भी बताऊंगी, मैं यहाँ पे भी एनसीईआरटी से आपको पढ़ा रही हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो इन द फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट में आपको बताऊं कि आपको कैसे उसको लर्न करना है मेमोरी टेक्निक से सीधा, ठीक है। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि आप यही लर्न कर लें। जर्मनी, कैन द आर्मी बी द आर्किटेक्ट ऑफ द नेशन, क्या आर्मी आर्किटेक्ट हो सकती है नेशन के लिए? आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव अवे फ्रॉम इट्स एसोसिएशन। के नेशनलिज्म क्या था, वो किसके साथ में कनेक्ट कर रहे थे, फ्रॉम द एसोसिएशन विद द डेमोक्रेसी, है ना। क्या चाह रहे थे, एक तो डेमोक्रेटिक हो जाए, ठीक है, और उसके लिए दूसरा वो लोग क्या कर रहे थे, रिवॉल्यूशन चल रहा था, ठीक है। तो नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स वर ऑफन मोबिलाइज्ड बाय कंजर्वेटिव्स फॉर प्रमोटिंग स्टेट पावर एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर यूरोप, ठीक है। लेकिन हमने ये भी देखा कि जो कंजर्वेटिव्स थे वो क्या चाहते थे कि वापस से मोनार्की को रिस्टोर किया जाए,
तो वो कई बार क्या करते थे, उसको रिप्रेस करने की, सप्रेस करने की कोशिश करते थे, ताकि वो क्या कर सके, पॉलिटिकल डोमिनेशन उनका यूरोप पे बना रहे, राइट। दिस कैन बी ऑब्जर्व इन द प्रोसेस। ये हम जर्मनी के केस में देख सकते हैं, इटली के केस में देख सकते हैं, जो कि यूनिफाइड हुए एज अ नेशन स्टेट, राइट। एज यू हैव सीन, नेशनलिस्ट फीलिंग्स जो थी वाइड स्प्रेड थी कहाँ पे, अमंग द मिडिल क्लास जर्मन्स, हु इन 1848 उन्होंने ट्राइड भी किया था, जैसा हमने पढ़ा फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट, ठीक है, टू यूनाइट द डिफरेंट रीजन्स ऑफ द जर्मन कॉन्फेडरेशन इनटू अ नेशन स्टेट, ठीक है, गवर्न बाय एन इलेक्टेड पार्लियामेंट। तो वो क्या चाह रहे थे, जो मिडिल क्लास जर्मन थे, उन्होंने 1848 में ट्राई भी किया था कि वो डिफरेंट रीजन्स जो हैं जर्मन कॉन्फेडरेशन के, उसको एक नेशन स्टेट में क्या करें, कन्वर्ट करें, और उसको कौन गवर्न करेगा, कैसे गवर्न होगा वो, बाय द इलेक्टेड पार्लियामेंट, राइट। द लिबरल इनिशिएटिव टू नेशन बिल्डिंग वाज हाउएवर रिप्रेस्ड, लेकिन जो लिबरल इनिशिएटिव लिया गया था नेशन बिल्डिंग के लिए, उसको कंबाइंड फोर्सेस ने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, ठीक है, बाय कंबाइंड फोर्सेस ऑफ द, कौन कौन थे, मोनार्की एंड मिलिट्री, जैसा कि हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं, और उनको लार्ज जो लैंड ओनर्स थे, जिनको जंकर्स बोला जाता है, ये भी आ सकता है, हु वर कॉल्ड द जंकर्स, तो आप लिखेंगे लार्ज लैंड ओनर्स ऑफ प्रूशिया, राइट। फ्रॉम देन ऑन प्रूशिया टुक द, तभी से प्रूशिया ने क्या किया, लीडरशिप ली, ठीक है, किसके लिए, कि वो जर्मनी का क्या करके रहेंगे, जर्मनी को नेशन स्टेट बना के रहेंगे, नेशनल यूनिफिकेशन करके रहेंगे, तो उन्होंने लीडरशिप लिया और मूवमेंट को आगे बढ़ाया। उसके जो चीफ मिनिस्टर थे, ऑटो वन बिस्मार्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ये आर्किटेक्ट हैं इस प्रोसेस के, और ये किसकी हेल्प से इन्होंने कैरी आउट किया, ये पूरा मिशन कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ द प्रूशियन आर्मी एंड द ब्यूरोक्रेट्स। 3 वॉर लड़ी है ओवर 7 ईयर्स, किसके साथ में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस। कैसे लर्न करेंगे, ADF, राइट, एंडेड इन, तो ये जो 7 ईयर्स में 3 वॉर जो इन्होंने लड़ी है, ठीक है, तो किसके साथ में, ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस। इसमें क्या हुआ, ये एंड कैसे हुआ है, इसमें प्रूशिया की विक्ट्री हुई, ठीक है, एंड विद द एंडेड इन द प्रूशियन विक्ट्री एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। इन जनवरी 1871 जो प्रूशियन किंग था विलियम फर्स्ट वाज, उसको क्या प्रोक्लेम किया गया, ऑफ द जर्मन एम्परर इन अ सेरेमनी, जहाँ पे कहाँ पे हुई थी सेरेमनी, वर्सेलिस, ओके, ऑन द बिटरली, ठीक है। इन 1848 की अगर हम बात करें, हमने ये पढ़ा है, ऑन द बिटरली कोल्ड मॉर्निंग ऑफ 1871 एक असेंबली कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द आर्मी, हम ये देखेंगे बिटरली कोल्ड मॉर्निंग मतलब बहुत ज्यादा ठंड थी। कब की बात कर रहे हैं, कौन सी डेट की बात कर रहे हैं, 18 जनवरी 1871, एक असेंबली जिसमें कौन थे, कंप्राइजिंग द प्रिंसेस ऑफ द जर्मन स्टेट, कौन कौन थे, प्रिंसेस थे जर्मन स्टेट्स के, रिप्रेजेंटेटिव्स थे आर्मी के, इंपॉर्टेंट प्रूशियन मिनिस्टर्स थे, जिसमें कि कौन इंक्लूड था, चीफ मिनिस्टर ऑटो वन बिस्मार्क, ठीक है, गैदर्ड इन द अनहीटेड हॉल ऑफ मिरर्स। कौन सा पैलेस था, पैलेस ऑफ द वर्सेलिस, किसका बना हुआ था वो, पूरा मिरर का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोल्ड मॉर्निंग की बात हो रही है, ठीक है, टू प्रोक्लेम द न्यू जर्मन एम्पायर, ताकि मतलब नए जर्मन एम्पायर के लिए प्रोक्लेमेशन ली जाए, जिसको कौन लीड कर रहा था, कौन हेड था उसका, वॉज केसर विलियम फर्स्ट ऑफ प्रूशिया, ओके। ये आपको पूरा लर्न करना है, यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड डेमोन्स्ट्रेटेड द डोमिनेंस ऑफ प्रूशियन स्टेट पावर। तो जर्मनी के केस में नेशन स्टेट फॉर्म हुआ, लेकिन लीडरशिप किसने ली, प्रूशिया, ठीक है, तो ऑब्वियसली डोमिनेंस भी किसका होगा, प्रूशियन स्टेट का। सो द न्यू स्टेट प्लेस द स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस, अब एक नया स्टेट प्लेस किया गया, उसमें स्ट्रॉन्ग एम्फेसाइज किस पे किया गया है, मॉडर्नाइजेशन द करेंसी, बैंकिंग, लीगल एंड जुडिशियल सिस्टम इन जर्मनी। प्रूशियन मेजर्स और जो प्रैक्टिसेस थी वो एक मॉडल बनी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी, क्योंकि प्रूशिया ने इनिशिएटिव लिया और जर्मनी को नेशन स्टेट में क्या किया, क्रिएट किया, ओके। नाउ लेट्स टेक द केस ऑफ इटली। लाइक जर्मनी, इटली के पास भी लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन। इटालियंस जो थे वो स्कैटर्ड थे, स्कैटर्ड मतलब बिखरे हुए, ओवर सेवरल डायनेस्टिक स्टेट्स। डायनेस्टिक यहाँ पे अगर बात कर रहे हैं तो वही मोनार्की, अंडर मोनार्की एज वेल एज द मल्टीनेशनल हैब्सबर्ग एम्पायर। ड्यूरिंग द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी इटली किस में डिवाइड था, 7 स्टेट में, उसमें भी हमने पढ़ा था 7 वॉर हुई है, ठीक है, इसमें भी कितने स्टेट्स में डिवाइड था, 7 स्टेट्स में, जिसमें जो ओनली 1 था सार्डिनिया पिडमोंट, इस पे कौन रूल कर रहा था, बाय द इटालियन प्रिंसली हाउस, खाली एक, ठीक है, एक स्टेट में किसका रूल था, इटालियन प्रिंस का, ठीक है। जो नॉर्थ था वो किसके अंडर में था,
वॉज अंडर द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंटर किसके उसमें था, आप पूरा वो डायरेक्शन बनाएंगे, नॉर्थ पे लिखेंगे ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग, ठीक है। सेंटर में अगर आप लिखेंगे रूल्ड बाय द पोप, सेंटर में लिखेंगे पोप। सदर्न रीजन किसके डोमिनेशन में थे, ऑफ द बॉर्बन किंग्स ऑफ द स्पेन, साउथ में आप लिखेंगे बॉर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। इवन द इटालियन लैंग्वेज हैड नॉट रिक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म एंड स्टिल हैड, बहुत सारे वहां पे रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी, ऐसा नहीं है कि खाली इटालियन लैंग्वेज ही वहां पे थी, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा इवन जो इटालियन लैंग्वेज थी हैड नॉट अक्वायर्ड वन कॉमन फॉर्म, क्योंकि उसमें भी रीजनल और लोकल वेरिएशंस थी। if I talk about during the 1830s, right, Giuseppe Mazzini जो थे had sought to put together a coherent program for a unitary Italian republic. तो जो during the 1830s से ही Giuseppe Mazzini जो थे उन्होंने एक प्रोग्राम चलाया था, ठीक है, जिससे कि जो इटालियन प्रोविंस है, ठीक है, वो यूनाइटेड हो पाए। ही हैड ऑल्सो फॉर्म्ड, उन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी फॉर्म की थी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यंग इटली फॉर द डिसेमिनेशन ऑफ हिज गोल्स, ठीक है, अपने गोल्स को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या एक सीक्रेट सोसाइटी का नाम क्या रखा, यंग इटली। लेकिन फेलियर होने से रिवॉल्यूशनरी अपराइजिंग बोथ इन 1831 एंड 1848 meant that the mantle now fell on Sardinia, Piedmont, ठीक है। अब जो सारा लोड था वो किसके ऊपर आ गया, सार्डिनिया पिडमोंट कौन सा एरिया है, इटालियन प्रिंसली हाउस, ठीक है, अंडर इट्स रूलर किंग विक्टोरियल इमानुएल सेकंड। उसके हाथ में आ गया ये सब कि उनको क्या करना है, इटालियन स्टेट्स को यूनिफाई करना है, किसके थ्रू करना है, वॉर के थ्रू करना है। So in the eyes of the ruling elites of this region, unified Italy offered them the possibility, क्योंकि अगर इटली को यूनिफिकेशन हो जाएगा, ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी किसकी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिटिकल डोमिनेंस। तो चीफ मिनिस्टर केवर जो था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है एग्जाम में, who led the movement, ठीक है, इन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया टू यूनिफाई द रीजन्स, इटली के रीजन्स को यूनिफाई करने के लिए। वॉज या तो ना तो ये रिवॉल्यूशनरी थे ना ही कोई डेमोक्रेट था, ठीक है, लाइक मेनी अदर वेल्दी और एजुकेटेड मेंबर्स जो थे इटालियन एलाइट के, ये फ्रेंच ज्यादा अच्छे से बोलते थे रेदर देन द इटालियन, राइट। तो इसकी बहुत डिप्लोमेटिक अलायंस थी, मतलब डिप्लोमेटिक मतलब टैक्टफुल, बहुत डिप्लोमेटिक पर्सन था ये, टैक्टफुल डिप्लोमेटिक यहाँ पे लिखा है, बहुत बुद्धिमानी से इन्होंने इसका यूज किया, अलायंस विद फ्रांस इंजीनियर्ड बाय द केवर। सार्डिनिया पिडमोंट जो था वो सक्सीड हो गया इन डिफीटिंग द ऑस्ट्रियन फोर्सेस, जो कि इन कब कौन से ईयर में, 1859। सार्डिनिया पिडमोंट सक्सीडेड in defeating the Austrian forces in 1859. Apart from the regular troops क्या होता है, टुकड़ी, सैनिकों की टुकड़ियां भेजना, large number of armed volunteers, किसकी लीडरशिप में, अंडर द लीडरशिप ऑफ द गिस्सिपी गैरिबाल्डी, जिन्होंने फ्रे को ज्वाइन किया था, ठीक है। इन 1860 वो कहाँ पे गए, साउथ इटली में गए और किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, ठीक है, और कहाँ गए, इन विनिंग द सपोर्ट ऑफ द लोकल पीजेंट्स इन ऑर्डर टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स, राइट। इन 1861 विक्टोरियल इमानुएल सेकंड जो थे, इनको किसका किंग बनाया गया, यूनाइटेड इटली का। However, much of the Italian population जो थी वहां पे इलिटरेसी रेट जो थी वो बहुत हाई थी, राइट, रिमेन ब्लिसफुली अनअवेयर ऑफ द लिबरल, इलिटरेसी होने के कारण लोग जो थे वो अवेयर नहीं थे, अनअवेयर थे ऑफ द लिबरल नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी। जो पीजेंट मासेस थी वो किसको सपोर्ट करती थी, गैरिबाल्डी को इन सदर्न इटली, हैड नेवर हर्ड ऑफ द इटालिया, और किसमें बिलीव करते थे वो, ला टालिया वॉज, कौन थी वो, विक्टर इमानुएल्स वाइफ, राइट। तो यहाँ पे ये खत्म हो गया। नाउ strange case of Britain, let's start the strange case of Britain. This is again a very important question for the board perspective, right? The model of the nation or the nation state, some scholars have argued in, is Great Britain, ठीक है। जो मॉडल था किसका, नेशन और नेशन स्टेट का, कुछ जो स्कॉलर्स थे उन्होंने आर्ग्यूमेंट किया, वो कौन था, ग्रेट ब्रिटेन। इन ब्रिटेन फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वाज नॉट द रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल, और ब्रिटेन में जो वो था नेशन स्टेट जो फॉर्म हुआ है उसका रिजल्ट ये नहीं है कि सडनली अपहीवल हो गया, रिवॉल्यूशन हो गया, उससे वो मतलब यूनाइटेड हो गए या नेशन स्टेट बन गया, एक नेशन बन गया। इट वाज द रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग ड्रॉन आउट प्रोसेस, ठीक है, लॉन्ग स्ट्रगल, लोगों के सेक्रीफाइसेस बहुत टाइम तक चलते हैं जब जाके एक नेशन स्टेट क्रिएट होता है, राइट।
तो देयर वाज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी, ठीक है, कोई भी ब्रिटिश नेशन नहीं था। कब नहीं था? प्रायर टू द 18th सेंचुरी। प्राइमरी आइडेंटिटीज जो थी लोगों की, जो कि ब्रिटिश आइजल्स में रह रहे थे, वो कौन थे? एथनिक वन। एथनिक मतलब अब यहाँ पे लैंग्वेज की बात की जा रही है, जैसे इंग्लिश, वेल्श, स्कॉट और आयरिश। जितने ये एथनिक ग्रुप थे, लिंग्विस्टिक ग्रुप थे, इनका अपना कल्चरल था और अपने पॉलिटिकल ट्रेडिशन थे। लेकिन इंग्लिश नेशन जो था वो धीरे धीरे क्या हो रहा था? वेल्थ में ग्रो हो रहा था, इंपॉर्टेंस और पावर भी उसकी बढ़ती जा रही थी। तो उसने क्या किया? जैसा हमने वहां पे देखा कि प्रूशिया ने लीडरशिप ली, ठीक है, तो प्रूशिया जो था वो डोमिनेंट हुआ बाकी उस पे, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो इंग्लिश नेशन था वो ग्रो हो रहा था किसमें? वेल्थ, इंपॉर्टेंस एंड पावर। तो उसने अपना जो इन्फ्लुएंस है वो दूसरे नेशंस की तरफ, दूसरे आइलैंड्स की तरफ एक्सटेंड करना चालू कर दिया। जो इंग्लिश पार्लियामेंट है, जो कि जिसको कहाँ से पावर मिली थी? फ्रॉम द मोनार्की। कब मिली थी? इन 1688 एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्फ्लिक्ट। क्या था? वॉज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच अ नेशन स्टेट जो था इंग्लैंड का, उसको सेंटर पे रखा जाएगा, केम टू बी फोर्ज। एक्ट ऑफ यूनियन वेरी इंपॉर्टेंट, 1707 में साइन किया गया था, किसके बीच में? बिटवीन द इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, जिससे रिजल्ट ये हुआ कि फॉर्मेशन हुआ किसका? यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। मेंट इन इफेक्ट जो इंग्लैंड है वो अपना इन्फ्लुएंस किस पे डाल सकता है? स्कॉटलैंड पे, राइट। The British Parliament was henceforth dominated by its English members. Obviously, जब British Parliament बनेगी तो कौन डोमिनेट करेगा? इंग्लिश मेंबर्स। जो ग्रोथ हो रहा था ऑफ द ब्रिटिश आइडेंटिटी मेंट जो स्कॉटलैंड की डिस्टिंक्टिव कल्चर और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस थे उसको सिस्टमैटिकली सप्रेस करना स्टार्ट कर दिया था। कैथलिक जो क्लैंस थे दैट इनहैबिटेड द स्कॉटिश हाईलैंड, उनको टेरिबल रिप्रेशन का सामना करना पड़ा, ओके, व्हेनेवर दे अटेम्प्टेड टू असर्ट देयर इंडिपेंडेंस, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी लैंग्वेज भी उनको नहीं मिल रही है, उनको पॉलिटिकल राइट्स नहीं मिल रहे हैं, उनका कल्चर वो फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू द डोमिनेंस ऑफ इंग्लिश। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गैलिक लैंग्वेज और वेयर देयर नेशनल ड्रेस। तो जो स्कॉटिश हाईलैंडर्स थे उनको क्या बोला गया कि आप गैलिक लैंग्वेज नहीं बोल सकते हो अपनी, और नेशनल ड्रेस जो है आपकी वो नहीं पहन सकते हो। तो लार्ज नंबर जो था उनको फोर्सिबली ड्रिवन आउट ऑफ देयर होमलैंड, तो उनको अपना होमलैंड छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ दिस। आयरलैंड में भी सिमिलर फेट था। ये वो कंट्री थी डीपली डिवाइड थी किसके बीच में? कैथलिक्स और प्रोटेस्टेंट। Ireland suffered a similar fate. It was a country किसमें डिवाइड था? Between the Catholics and Protestants. English helped the Protestants of Ireland. जो इंग्लिश थे जो किसको हेल्प कर रहे थे? प्रोटेस्टेंट को सपोर्ट कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे ऑफ आयरलैंड टू एस्टैब्लिश देयर डोमिनेंस, ताकि वो क्या कर सकते हैं? अपना डोमिनेंस दिखा सके ओवर अ लार्ज कैथलिक कंट्री। कैथलिक रिवोल्ट हुए अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेंस, उसको सप्रेस कर दिया गया। आफ्टर अ फेल्ड रिवोल्ट, फेल्ड लिखा है, लेड बाय द वोल्फटोन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन 1798, आयरलैंड को फोर्सिबली किसमें इनकॉर्पोरेट कर दिया गया? इनटू द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 सॉरी। न्यू ब्रिटिश नेशन वाज स्कोप थ्रू द प्रोपोगेशन ऑफ, कैसे हुआ नया जो ब्रिटिश नेशन फॉर्म हुआ? उसमें किसको प्रोपोगेट किया गया है? इंग्लिश कल्चर, डोमिनेंट इंग्लिश कल्चर। जो सिंबल्स थे न्यू ब्रिटेन के वो क्या था? ब्रिटिश फ्लैग था। ये आ सकता है आपका 1 मार्क में। यूनियन जैक, नेशनल एंथम कौन सी थी? गॉड सेव आवर नोबल किंग। और जो इंग्लिश लैंग्वेज थी वो एक्टिवली प्रमोट की गई। ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड ओनली एज द सबऑर्डिनेट पार्टनर्स इन दिस यूनियन, ठीक है। ये किसका केस था? ये था केस ऑफ आयरलैंड। नाउ visualize chapter number 5, visualizing the nation. While it is very easy enough to represent a ruler through a, it is easy enough to represent a ruler through a portrait or a statue, ठीक है। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे कि कैसे नेशन को उन्होंने विजुअलाइज किया, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन किया। तो इसमें इट इज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट अ रूलर, ठीक है। रूलर को तो हम इजीली क्या कर सकते हैं? रिप्रेजेंट कर सकते हैं उनका पोर्ट्रेट बना के, जैसा कि हमें दिख भी रहा है पोस्टर में, यहाँ पे पिक दी हुई है उसके अंदर, ठीक है। वो क्या है? पोस्टेज स्टैम्प, उसमें रूलर का फोटो दिया हुआ है। लेकिन जो आर्टिस्ट थे इन द 18th और 19th सेंचुरी फाउंड अ वे आउट बाय पर्सोनिफाइंग, तो उन्होंने क्या किया? नेशन को पर्सोनिफाई करना स्टार्ट किया, राइट।
इन अदर वर्ड्स उन्होंने क्या रिप्रेजेंट किया कंट्री को एज इफ इट वर अ पर्सन। पर्सोनिफिकेशन का मतलब ही होता है कि हम एज अ पर्सन उसको कंसिडर कर रहे हैं, राइट। नेशंस वर देन पोर्ट्रेड एज फीमेल फिगर्स। द फीमेल फॉर्म दैट वाज चूजन टू फीमेल फॉर्म चूज किया गया टू पर्सोनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड। ऐसा नहीं कि कोई एक पर्टिकुलर वुमेन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं रियल लाइफ में, ठीक है, लेकिन एक फीमेल फिगर उनको दिया गया। रेदर इट सॉट टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन इन अ कॉन्क्रीट फॉर्म। तो दैट इज द फीमेल फिगर जो था वो एलिगरी बना किसका, नेशन का। यू विल रिकॉल दैट ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलिगरी टू पोर्ट्रे द आइडिया सच एज लिबर्टी, जस्टिस एंड रिपब्लिक। ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवॉल्यूशन ऐसा हुआ था। तो ये जो आइडियल्स थे वो रिप्रेजेंटेड थ्रू द स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स और सिंबल्स। तो क्या दिया गया यहाँ पे, स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स दिए गए, स्पेसिफिक सिंबल्स दिए गए, ठीक है। एज यू वुड रिमेंबर जो एट्रीब्यूट्स थे लिबर्टी के वो क्या थे, रेड कैप और द ब्रोकन चेन। वाइल जस्टिस जो था वो क्या था, ब्लाइंड फोल्डेड वुमेन कैरिंग अ पेयर ऑफ वेइंग स्केल्स। तो अगर हम यहाँ पे एट्रीब्यूट रिमेंबर करें लिबर्टी का तो क्या था, रेड कैप था, ब्रोकन चेन थी, ठीक है। जस्टिस जो था वो जनरली क्या था, ब्लाइंड फोल्डेड था, और जो वुमेन थी वो क्या कैरी करके खड़ी थी, वेइंग स्केल। सिमिलर female allegories were invented by the artists in the 19th century represent करने के लिए नेशन को। फ्रांस में she was Christian Marina एक पॉपुलर क्रिश्चियन नेम है which underlined the idea of a people's nation, ठीक है। तो फ्रांस की कौन हो गई मई, जैसे हमारे यहाँ पे हम बोलते हैं भारत माता, वैसे ही फ्रांस में कौन सी माता हो गई, मरायना, ओके। देन हर कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या थी, वर ड्रॉन फ्रॉम द लिबर्टी एंड रिपब्लिक। रेड कैप लिया गया कॉमन, ट्राई कलर, द कोकेट। कोकेट क्या है, जो उन्होंने अपना हेड पहना हुआ है, क्राउन पहना हुआ है, ठीक है, उसको यहाँ पे कोकेट बोला गया है। स्टैच्यूज जो है मरायना की वर इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर्स में लगाई गई ताकि लोगों को एज अ नेशनल सिंबल उसको रिकॉग्नाइज करे ऑफ यूनिटी और परसुएड देम टू आइडेंटिफाई विद इट। मरायना इमेजेस वर मार्क्ड ऑन कॉइन्स और स्टैम्प्स पे भी लगाई गई। सिमिलरली जर्मानिया जो थी वो किसकी एलिगरी थी, जर्मन नेशन की। इन विजुअल रिप्रेजेंटेशंस जर्मानिया वियर्स अ, क्या पहना है उन्होंने, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, ठीक है। एज द जर्मन ओक स्टैंड फॉर द हीरोइज्म, हीरोइज्म मतलब फॉर ब्रेवरी, राइट। तो फ्रॉम माय साइड दिस इज ओवर। ये आपको सिंबल्स लर्न करने हैं, ब्रोकन चेन, बीइंग फ्रीड, ब्रास प्लेट विद ईगल, सिंबल ऑफ जर्मन एम्पायर, स्ट्रेंथ, ठीक है, क्राउन ऑफ ओक लीव्स, हीरोइज्म, ब्रेवरी, स्वॉर्ड, रेडीनेस टू फाइट, olive branch around the sword, willingness to make peace, black, red and gold tricolor, ये liberal nationalist का flag था 1848 में, banned by the dukes of the German state, and rays of the rising sun, beginning of a new era, ठीक है। The chapter is end from my side. If you like my content, then please do subscribe my channel, share this video with your friends and colleagues ताकि उनको भी help मिल पाए। आपको ज्यादा अपडेट अगर चाहिए तो प्लीज हिट द बेल आइकन, ठीक है। डू सब्सक्राइब माय चैनल। आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप मुझे प्लीज जरूर कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।